जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ई परीक्षा नवोदय क्लासेज ने आपके लिए मॉडल पेपर सीरीज आरंभ की है, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत ही नजदीक है और इसके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर नंबर 10 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने शायद मॉडल नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया होगा और आपने उन सभी के सॉल्यूशंस भी देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं 9 पेपर्स के, तो आप ई परीक्षा नवोदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वीडियो सेक्शन में आपको सारे 9 पेपर्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज उनको भी एक बार कंप्लीट कर लीजिए या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल ई परीक्षा नवोदय क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले प्रत्येक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल सके। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले एग्जाम से संबंधित, वो सारी आपको जानकारी मिल सके, रिजल्ट से संबंधित आपको जानकारी मिल सके और भी आपको बहुत सारी आपको जानकारी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 8696503800। इसके ऊपर अपना नेम और स्टेट भेज दीजिए, अपना नेम और साथ में उसका स्टेट लिखकर भेज दीजिएगा और आपको हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जहां पर आपको मॉडल पर पीडीएफ भी मिलती है और इसके साथ में आपको यहाँ पर सभी तरह की न्यूज भी आपको मिलती रहेगी, रिजल्ट से संबंधित, एग्जाम से संबंधित सारी न्यूज मिलती रहेगी। और इसके अलावा हमारा एक पीडीएफ नवोदय क्विज पीडीएफ ऐप है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको क्विजेस, पीडीएफ, मॉडल पेपर्स बहुत सारे आपको यहाँ से मिलेंगे। इसको प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एग्जाम से पहले। इसके अलावा यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा और साथ में एक अच्छा सा रिव्यू जरूर लिखिएगा प्ले स्टोर में जाकर। इतना काम आपको करना है। और अब हम चलते हैं सर हमारे मॉडल पेपर नंबर 10 के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जहां पर सबसे पहले हमारा है सेक्शन नंबर 1, जिसे आप कहते हो सर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण। पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में रहेगा। केवल मेंटल एबिलिटी के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके हिंदी मीडियम में, बाकी आपकी मैथ्स और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में रहेगी। आपको सभी को पता है कि सर क्वेश्चन की नेचर किस तरह की आपको है। अगर आप क्वेश्चन को देखकर क्या अंदाजा लगा सकते हो कि सर ये तो डिफरेंट फिगर या भिन्न आकृति का प्रश्न रहेगा। आप सभी को एक छोटा सा काम और मेरे साथ करना है, अपना प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है, ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और कितना अच्छा चल रहा है। और साथ में अपने काउंट भी करते जाना है कितने क्वेश्चन आप सही करते हो, क्योंकि आपसे हम लास्ट में पूछेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो उसका भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर भेजिए, मैं उसके साथ में आपको सोल्व करवा देता हूं। मैं भी साथ साथ में सोल्व करूंगा, आपको भी अपना आंसर भेजते जाना है। देखिए सर, यहाँ जब हम डिफरेंट फिगर की पता करते हैं तो हमें लगता है कि सर चारों ही जो ऑप्शन है उन सभी में 4 साइड्स है। इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड्स है, इसमें भी 4 साइड्स है और इसमें भी 4 साइड्स है। तो सर किसको हम यहां से डिफरेंट करें, तो किसको डिफरेंट करें? तो हमें लगता है कि सर ए, सी और डी को अगर आप देख पा रहे हो तो आपको लगेगा कि इसके अंदर जो आपके जो इमेज फिगर्स बनी हुई है वो कुछ ना कुछ इस तरह से घुमाव है, मतलब उनके अंदर थोड़ा थोड़ा घुमाव दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में एग्जैक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर सभी जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपका स्क्वायर है, लेकिन बाकी सभी में स्क्वायर नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा घुमाव बन रखा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से डिफरेंट माना जाएगा। चलिए सर, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 में बताइए, फटाफट से डिफरेंट बताइए कौन सा डिफरेंट होगा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर 20 सही किया था, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार, इसको देखकर ये लग रहा है। तो बाकी क्वेश्चंस का भी आपको राइट आंसर करना है। देखते हैं कितने क्वेश्चंस के आप राइट आंसर कर पाते हो। चलिए फटाफट से बताइए सर इसमें कौन सा डिफरेंट है। सर देख पा रहे हैं कि सबके अंदर एक स्टार है, ए बी सी ओ डी, स्टार से कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर अंदर की तरफ देखें तो इसके पास में डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, इसमें प्लस है और यहाँ डिवाइड है। तो सर देखने से बहुत आसान क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर प्लस आ गया, बाकी सभी में डिवाइड आ गया। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर राइट रहेगा सी। और बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को ही राइट किया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए फटाफट से कौन सा डिफरेंट मानेंगे। सर यहाँ से डिफरेंट देखने पर क्या लग रहा है कि सर इसमें भी स्टार है, इसमें भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है। नहीं सर, सब अलग अलग डायग्राम्स दिए हुए, सब में अलग अलग फिगर्स है। इसमें जैसे 6 साइड्स है, इसमें 4 साइड्स है, इसमें साइड ही नहीं है और इसमें 3 साइड्स है। तो सर सब कुछ डिफरेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी एक तो कोई ना कोई तो इसमें मेथड होगा जिस तरह से कोई 3 सेम हो जाए, एक अलग हो जाए। सर हम एक बात कह सकते हैं कि ए, बी और डी तीनों के अंदर साइड्स दी हुई है, भुजाएं दी हुई है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में कोई भी साइड नहीं है, इसलिए आपका ये सर्कल हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से डिफरेंट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 का बताइए फटाफट से कि राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं। सबसे पहले देखें तो सर इसका ए को देख लिया, बी को देखो, सी को देखो और डी को देखो, तो क्या लगता है कि सर कौन सा राइट आंसर होगा। सर सब में क्या हो रहा है कि एक डायग्राम के छोटा फिर उससे छोटा, इधर इससे छोटे से छोटा बनता जा रहा है। सब में क्या हो रहा है सर, छोटा डायग्राम बन रहा है। लेकिन सर आप देखो तो सर ए बी और डी में अगर देखो तो सर एक दूसरे के अंदर चल रहे हैं और सब ने देखो यहाँ पर स्पेस देखना, ये सर इस तरह से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? इस तरह से चल रहे हैं, यानी कि सब के सब ऐसे छोटे चल रहे हैं। लेकिन सर सी के अंदर सब इक्वल है, सबका बेस कहाँ है, एकदम इक्वल है। ये सर ऐसे बन रहा है, तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसमें इस तरह का बन रहा है,
यहाँ भी आपका इस तरह का बन रहा है और यहाँ भी आपका इस तरह का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका एग्जैक्टली ऐसे बन रहा है। तो आपकी ये ऑप्शन नंबर सी इन सबसे डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी फिर ऐसे ही बनना चाहिए था। कैसे, इसके अंदर इस तरह से अगर होता तो ये डिफरेंट नहीं होता, लेकिन ये आपका इन तीनों से अलग तरह से बन रहा है। जबकि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में देखो तो सर एक दूसरे से छोटा इस तरह से जा रहा है। यहाँ छोटा हो रहा है लेकिन नीचे का सेम चल रहा है। यहाँ पर दोनों तरफ से आपका ये पिचक रहा है। ऐसे कह सकते हो कि सर ये इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल एक इधर से ही इसको दबाया गया है, बाकी सब में दोनों तरफ से आप प्रेशर लगा रहे हो। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के चारों आंसर सही है और इसी तरह से अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा ताकि आपका नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सपना पूरा हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं फटाफट से। सर देखने से पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, सेम फिगर या समान आकृति जिसे आप कहते हो, जिसे क्या कहते हैं, सेम इज द क्वेश्चन फिगर, समान आकृति, बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखिए सर पता करते हैं कि सर अगर जैसे ये इसका देखते हैं तो इसमें भी है, यहाँ भी है, एक तो सी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, ठीक है। इसको देखें तो सर इस जगह का देखो ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी वैसे भी कम है और इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 को बताइए फटाफट से। इसका एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सदृश। सर बिल्कुल सदृश ये कुछ ठीक है, ये नहीं बन रहा है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए, प्रश्न संख्या 7 का बताइए फटाफट से राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। देखो तो सर ये ठीक है, इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ देखें तो सर ये वाला ये नहीं हो सकता और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के बिल्कुल सही चल रहे हैं, कंटिन्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट से आंसर बता दीजिए। सर ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ का इसका ये बेस देखें तो सर ये तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन हटाने वाली विधि का जरूर काम में लीजिएगा ताकि आपका वहां पर क्वेश्चन जल्दी भी होगा और कभी गलत भी नहीं हो पाएगा। तो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के 8 आउट ऑफ 8 चल रहे हैं, स्कोर बहुत शानदार। चलिए ये क्या सर, यहाँ पर पैटर्न कंप्लीशन करना है, आंसर द फिगर, इसमें क्या करना है, पैटर्न कंप्लीशन। देखो क्वेश्चन को देखकर पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या आने वाला है, पैटर्न कंप्लीशन करना। चलिए सर पैटर्न को कंप्लीट करते हैं, फटाफट से पैटर्न को कंप्लीट करो। क्या लगता है कि सर ये एक लाइन ऐसे बन रही है तो पहले लाइन यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद में ये इस तरह से इधर बनेगा और यहाँ बनेगा। चेक करिए सर, ऐसा बन के और इस तरह का कहाँ बन रहा है। सर इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सर है लेकिन ये एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर आ गई। क्या यहाँ पर कोई ऐसी लाइन बन रही है इसकी यहाँ पर कहीं भी? नहीं सर, ऐसी लाइन नहीं बनेगी, ये नहीं सर, एक्स्ट्रा लाइन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। ऑप्शन नंबर बी कर सकते हो कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, क्योंकि सर ये इस जगह पे है, जबकि यहाँ पर कहीं भी आपको इस तरह का कोई लाइन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ भी लाइन नहीं हो सकता। तो सर ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी सर नहीं ऐसा नहीं है, नीचे की तरफ थोड़ी है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। हाँ सर ये है वो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10 को बताइए फटाफट से कौन सा राइट आंसर होगा। क्या लगता है कि सर इसमें क्या हुआ कि इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, देख लो है ना, इसका तो घुमा दिया ना, तो इसको इधर घुमा दो। तो जब ये इस तरह से आपका घूम जाएगा तो क्या होगा कि ये तो यहाँ आ जाएगा और ये ऊपर से ब्लैक आ जाएगा। तो ऊपर से ब्लैक आना चाहिए था, नहीं सर ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इसका ऑपोजिट हो गया ना। हाँ ये ठीक है, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइए फटाफट से कौन सा राइट आंसर होगा। देखो सर सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसी लाइन बनाएंगे, ठीक है, फिर इस तरह से क्या बन रहा है सर, एक बॉक्स बन रहा है। चलिए इस बॉक्स को यहाँ से बना लेते हैं। क्या सर अभी कोई और भी इसके अंदर कोई लाइन है? यहाँ से ऐसी कोई लाइन नहीं सर, इतनी लाइन है, तो इस तरह का बॉक्स होना चाहिए, ये हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है सर इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है बी की। सी की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइन सर इसके बीच में से नहीं आ रही है, लाइन यहाँ से थोड़ी आ रही है, लाइन यहाँ से नहीं आ रही है ना, नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है सर, दोनों तरफ लाइन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12 को बताइए सर कौन सा करें। सर क्या लग रहा है, इन दोनों का सेम बन रहा है ना, तो फिर ये दोनों सेम बनेंगे, ये दोनों क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। और जब ये सेम रहेंगे तो ये लाइन इधर से आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ये लाइन यहाँ से यहाँ आ जाएगी और ये लाइन आपकी यहाँ से यहाँ आ जाएगी। चेक कर लीजिए। नहीं सर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, देखो, और क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, ये भी देखो। होता क्या है कि इसमें इधर से इधर इसने घुमा दिया,
है ना। ये लाइन देखो, ये लाइन ऐसे बन रही है ना, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी और ये लाइन ऐसे आएगी, तो सर ये वाली पॉसिबिलिटी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जब ये लाइन आप ऐसे करोगे तो ये लाइन यहाँ होनी चाहिए, है ना, ये लाइन यहाँ होनी चाहिए, इधर आगे नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये यहाँ तक ही रहेगा। तो सर ऑप्शन नंबर, ये लाइन आपकी ऐसे बनेगी, एक इधर एक छोटी इधर, पीछे नहीं जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। सर सीरीज या श्रृंखला में आ चुके हैं, पैटर्न कंप्लीट करके आपको नया पैटर्न बताना है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दीजिए जल्दी से कि कौन सा राइट आंसर होगा। देखो सर पैटर्न क्या चल रहा है, सर पैटर्न ये चल रहा है कि इसका जस्ट मिरर हो रहा है, वापिस से इसका मिरर हो रहा है, तो इस बार इसका मिरर हो जाएगा, इसका मिरर हो जाएगा तो ऐसे बनेगा, और ये आपका इस तरह से यहाँ बनेगा, और ये आपका इधर बनेगा, और ये आपका यहाँ से इधर बनेगा। देखो सर क्या लगता है ये, अरे नहीं सर ऐसा नहीं है। हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, ए की नहीं, बी की हो सकती है, सी की तो बिल्कुल भी नहीं है, डी भी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चंस को देखते जाइए, समझते जाइए। यहां से देखो सर क्या पैटर्न काम कर रहा है। सर पैटर्न 1 से कितना आया 2 से कितना आया 3 और 3 से कितना आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि बाकी सब में ये नहीं है, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 1 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न संख्या 15 के आंसर बताइए फटाफट से कि कौन सा पैटर्न कंप्लीट करेगा। सर सबसे पहले क्या होता है, इसको देखते हैं, ये इधर हो गया, फिर से वापस इधर हो गया, तो क्या लगता है इस बार ये राउंड तो ऐसे रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया, इसने यहाँ पर पहुंच गया और फिर ये यहाँ चला गया, तो अब ये यहाँ चला जाएगा वापस। तो पहले तो ये देखो कि ये लाइन कहाँ पर है, इन दोनों में, तो ए और सी तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर ये कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले ये यहाँ से कहाँ आया, यहाँ आया, ये सबसे पहले कहाँ आया, यहाँ, और उसके बाद में कहाँ चला गया, इस जगह। तो अब वापस कहाँ जाएगा सर, इस जगह जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी को आप राइट आंसर करोगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर बी तो हो सकता है, अरे यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ आने वाला कौन सा पैटर्न काम करेगा। जब ये सबसे पहले यहाँ आया था, उसके बाद में यहाँ गया, तो अब वापस कहाँ चला जाएगा, अपने ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसको तो कंप्लीट करेगा ना पहले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है, ध्यान से कीजिएगा। कुछ बच्चों ने बी किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 का बताइए सर कौन सा पैटर्न काम कर रहा है, जल्दी से बताइए। सर पहले एक लाइन थी, जैसे ये लाइन आई यहाँ से हट गया, अब ये लाइन यहाँ पर आ गई, तो अब क्या होगा, लाइन ये बॉक्स पूरा बन जाएगा, पूरा। ये हो सकता है, बी की पॉसिबिलिटी नहीं है। सर डॉट तो, ब्लैक डॉट तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि एक एक डॉट कम होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 थे, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, और लाइन्स यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसे 1 लाइन थी, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से लाइन 4 हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न संख्या 17 का बताइए सर फटाफट से राइट आंसर कौन सा होगा। सर एनालॉजी है, सादृश्यता है, तो जो पैटर्न इन दोनों में काम कर रहा है वही आपका थर्ड और फोर्थ में काम करेगा। सर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 थी तो 3 के नीचे की तरफ एक लाइन और आ चुकी है। ओके, अब क्या करना है, ये ऐसा बन रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा बन रहा है, तो इसके जस्ट नीचे की तरफ क्या आएगा सर, इस तरह से एक और आपका बन जाएगा। बस इतना ही तो है इसके अंदर। हो सकता है कि इसमें थोड़ा घुमा भी सकता है। हम कह सकते हैं कि सर अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा हो, ऐसा आपको कोई डायग्राम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरफ लाइंस आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, लाइन आ रही है, नहीं ऐसा कहीं नहीं है। तो सर जब ऐसा नहीं हो तो क्या हो सकता है, सर हो सकता है इनको रोटेट कर दिया होगा, है ना, यानी कि ये लाइन ऐसे बन रही हो, इसको फिर इसने ऐसे बना के और यहाँ ऊपर जोड़ दिया हो। तो हम भी क्या करते हैं, एक बार के लिए इसको रोटेट कर देते हैं। तो इसको जैसे हम रोटेट करेंगे तो यहाँ आएगा और वो ऊपर वाला कैसे आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो क्या सर ऐसा कहीं पॉसिबल है, नहीं, एक मिनट, इसको रोटेट नहीं, इसके ऊपर ही जोड़ दो ना, इसके ऊपर ही ऐसा का ऐसा जोड़ दो, जैसा ही आपका यहाँ बन रहा है, और इसका आपका ऊपर का ऐसे ही बना दो। क्योंकि इसने क्या किया कि नीचे की लाइन जैसी थी, ऐसा कैसा इसने क्या किया कि ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ बना दिया। तो हम भी ऐसा कह सकते हैं कि ये लाइन ऐसा बना हुआ था पहले से, और इसके ऊपर इसका जस्ट ऑपोजिट करके इसने ऐसा जोड़ दिया और ऐसा बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है आपको कि सी बी क्या करें। अगर हम मान लीजिए कि इसको कोई रोटेट नहीं करते हैं, इसका कोई हम घुमाते नहीं है, जैसा है उसके नीचे ऐसा का ऐसा और बना देते हैं, लेकिन सर ऐसा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो जब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम मानना होगा फिर हमें कि सर ये ऐसा ही था, लेकिन इसने इसको जस्ट ऊपर ऐसा और बना दिया होगा। इसका तो ये जितना ये बना हुआ था, इसका जस्ट उसने ऑपोजिट किया और ऑपोजिट करके उसने ऊपर की तरफ एक और लाइन बना दिया, डायग्राम। तो आपका फिर कौन सा बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही राइट आंसर ही रहेगा। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। इतना आपको ध्यान रखना है इस बात का। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18 को बताइए सर क्या हो रहा है। सर यहाँ से मिरर इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, दर्पण प्रतिबिंब लग रहा है ना। तो एग्जैक्टली फिर इसका भी मिरर बनेगा, इसका मिरर बनेगा, तो ये 2 राउंड यहाँ आएंगे,
ये आपका लाइन ऐसे जाएगा और ये भी लाइन ऐसे जाएगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। देख लो सर, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी के चांसेस है, डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि नीचे से ऊपर जाना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19 को बताइए सर क्या बन रहा है। सर मिरर चल रहा है एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या बनेगा, मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बी सी और डी नहीं हो सकता क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि इसका टूटकर 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो जैसा है वैसा उसका मिरर बन रहा है, तो हम भी उसका मिरर या दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20 को बताइए। ओके, इसको यहां से देखिए सर क्या होगा। अगर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऐसा किया कि इन दोनों को ऐसा घुमाया और बीच के अंदर एक बड़ा सा हमने जैसा यहाँ पर था, जैसे इसको क्या करेंगे, अगर इन दोनों को टच करते हैं तो ऐसा गोल गोल बनेगा, उसको हमने पूरे ब्लैक कर दिया और साथ में इसको ऐसा कैसा कर दिया। तो सेम यही कहानी यहाँ पर होगी कि सबसे पहले तो ये दोनों इस तरह से घूमेंगे और इन दोनों को टच करने पर क्या बनेगा, एक स्क्वायर, और स्क्वायर को क्या कर देंगे हम यहाँ से ब्लैक ब्लैक कर देंगे। देखो ये पैटर्न समझना होगा, पैटर्न समझोगे तब जाकर ये क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं होगा। तो ये ए नहीं हो सकता, बी सर घूमना तो होगा, ऐसा नहीं, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, ट्रायंगल नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर हमारा एनालॉजी, 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 21 ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन है, ज्यामितीय आकृति पूर्ति जिसे आप कहते हो। चलिए सर यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस तरह से आप देखिए सर, यहाँ लग रहा है देखो ऐसे पूरा जाएगा पहले और यहाँ ऐसे आएगा, फिर इस तरह से, फिर ऐसा, फिर इसका तरह और ऐसा बनेगा। ठीक है सर, ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ से इस तरह से बन सकता है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, इसकी ठीक है कुछ हद तक बन रहा है। लेकिन फिर भी और देखते हैं सर, ये ठीक है यहाँ पर है लेकिन यहाँ इतना नहीं है, ये कट हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सर यहाँ से स्ट्रेट थोड़ी आएगा, स्ट्रेट कैसे आएगा, यहाँ पर ये जगह कौन मिला के आएगा, पूरी कंप्लीट तो करनी होगी ना हमें, अरे कंप्लीट पूरी करनी होगी, इसलिए आपका यहाँ से ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के बिल्कुल सही चल रहे हैं आंसर्स और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन है इस बार, मतलब आप सिलेक्शन लेने की आपने ठान ली है। चलिए सर बताइए क्या पॉसिबिलिटी है, ये इस तरह से ऐसे बन के यहाँ ऐसे जाके फिर ऐसा ऐसा आएगा, नहीं सर इतना थोड़ी नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी सर थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी है क्योंकि अगर मैं इसको आगे तक बढ़ाऊं ना तो ये स्क्वायर इस तरह से बनेगा, तो लग रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसी इधर जाके फिर ऐसा बन के, ठीक है। इसकी तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी तो वैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर बताइए फटाफट से। सर इस तरह से ऐसा बनना चाहिए और ऐसा आगे ऐसा कुछ बनना चाहिए, ऐसे थोड़ी है, नहीं है ना, इसका भी नहीं है पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी है सर कुछ हद तक, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी तो वैसे भी बिल्कुल नहीं है। तो सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न संख्या 24 का बताइए सर। ये इस तरह से ऐसे बनके इधर बनके यहाँ बनके यहाँ और फिर यहाँ जाके यहाँ बनेगा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा, ठीक हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रह जाएगा और इसके साथ में हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा आ चुका है सर, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब आ चुका है। मिरर रिफ्लेक्शन या दर्पण प्रतिबिंब, बताइए सर। मिरर रिफ्लेक्शन में देखें तो सर ये सबसे पहले आपको क्या लगता है कि जो लाइन ऐसे है तो वो लाइन ये ऐसे जाके ऐसा बनेगा और फिर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सब में ऐसा है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक ये नहीं है और ये एक ये नहीं, दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बात करते हैं सर इसकी, तो ये लाइन ऐसी है तो ये लाइन ऐसी रहनी चाहिए सब में और वर्टिकल ही रहेगी। सर इसमें भी वर्टिकल है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ये भी आपका हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से तो दोनों आपके ठीक हो रहे हैं। अब रही बात सर इसकी, जब ये करोगे तो आपको क्या लगता है कि इस तरफ नीचे की तरफ कौन आएगा, मिरर के पास में, मिरर के पास में तो यही आएगा ना, व्हाइट वाला आएगा, ये ऊपर थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो सर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें इसके अंदर जो आंसर बता रहा है ना, वो बता कौन बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने बाकी सब देख लिया, लेकिन जब आप इसकी तरफ देखोगे ना तब जाकर आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर जब ये आपका हेक्सागोन देखते हो ना, इसको षटभुज को, तब जाके आपको पता चलता है कि सर इसके अंदर चेंजेस कर दिया, इसलिए आपका 25 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो इसके अंदर दिया गया है, मिरर रिफ्लेक्शन का दर्पण प्रतिबिंब। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। सर 26 भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 26 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे सर, सबसे पहले आपका इधर वाला ट्राइंगल ये सबसे नजदीक रहेगा
और ये आपका ऐसा ब्लैक रहेगा, ब्लैक के बाद में एक व्हाइट रहेगा, उसके ऊपर की तरफ आपका इस तरह से बनेगा और यहाँ पर आपका वापस ब्लैक आएगा। पहले तो ये पता करो सर क्या इसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं है। क्या सर इसकी पॉसिबिलिटी है? इसकी भी बिल्कुल भी नहीं है। क्या सर इसकी पॉसिबिलिटी है? क्या लगता है आपको? हाँ सर इसकी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का काम में लेके जल्दी से कर लिया, नहीं यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। और अब इधर कौन रहेगा? इधर आपका जैसे ब्लैक है, ये ब्लैक है और यहाँ पर ये टी रहेगा और ये यहाँ पर व्हाइट रहेगा, सॉरी इस तरह से बनेगा। और जो आपका इधर बन रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हमने इस हार्ड टिपिकल क्वेश्चन को भी हमने आसान बना दिया क्योंकि हमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न संख्या 27 आंसर बताइए फटाफट से। सर सबसे पहले आपका ये वाला मिरर के पास में रहेगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है इसकी। इसकी पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल भी नहीं है। तो सर आपका ऑप्शन नंबर, और ये अगर इधर देखोगे तो ये यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न संख्या 28 का बताइए सर। इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ भी बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी भी है, ठीक है ओके। अब ये देखते हैं यहाँ का, तो सर क्या लगता है ऐसा बनेगा? नहीं सर, ऐसा बन सकता है और ये भी आपका बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। पूरे को एक साथ मत देखना, पार्ट बाय पार्ट देखो, है ना। जब भी आप मिरर रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो उसको पार्ट बाय पार्ट देखो, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में देखो, तब आप उसको जल्दी सोल्व कर पाओगे। बजाय इसकी कि आप अगर एक साथ पूरे को देखते हो तो आप भूल जाते हो। तो छोटे छोटे पार्ट्स में से राउंड कर करके देखोगे तो आप जल्दी उसको सोल्व भी कर पाओगे। आपका गलत होने के चांसेस भी 0% हो जाएंगे, 100% राइट होने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। ये आ चुका सर हमारे पास में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज काटना तथा मोड़ना। देखिए सर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने पेज को फोल्ड करके आए। जब इस पेज को वापस यहां से अगर आप ओपन करोगे तो क्या लगता है कि सबसे पहले ये ऐसा बनेगा और ये लाइन यहां जाएगी। फिर जब वापस फोल्ड करोगे, इधर ओपन करोगे तो ये ऐसे आएगा और ये इस तरह से आ जाएगा और ये यहां बन जाएगी। अब जब ऊपर की तरफ फोल्ड करोगे तो ये तो ऐसा चला जाएगा और ये लाइन आपकी ऐसे मान लीजिए, एक ये आपका इधर बनेगा और ये आपका इधर चला जाएगा, इधर वाला तो, और इधर वाला कहां चला जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह का डायग्राम देख लो कहां बन रहा है। नहीं सर ऐसी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। इधर तो है, ये भी ठीक है, इधर भी ठीक है, यहां भी ठीक है, लेकिन ये वाले सर्कल कौन लेके आएगा? नहीं सर बी भी नहीं हो सकता, कंफ्यूज कर सकता है बी आपको। इसमें ये भी ठीक है, यहां भी ठीक बढ़िया बन रहा है, ये सब कुछ आपके सर्कल्स भी बिल्कुल एकदम सही बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो सकता है। क्या सर डी हो सकता है क्या? देखो सर डी में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये यहां सर्कल कैसे आए, इस जगह सर्कल कैसे आ सकते हैं? इस लाइन पे तो सर्कल थे ही नहीं। क्या इस लाइन पे आपके पास में कोई सर्कल था? इस लाइन पे था ही नहीं, तो यहां पर सर्कल आपका कैसे बन सकता है? नहीं सर, आपके सर्कल केवल यही थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न संख्या 30 का बताइए सर फटाफट से कौन सा आंसर होगा। जब सर ये नीचे की तरफ आएगा, देखो ये इधर जितना स्पेस छूट रहा है ना, उतना ही आपका उधर स्पेस छूटेगा, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में जब पेज आपका जब ये इधर से वापस ओपन होगा तो ये लाइन ऐसे बनेगी, यहाँ जितना है वो तो इधर चला जाएगा, ये आपका यहाँ चला जाएगा। अब ये देख लो सर, नहीं सर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न संख्या 31 को देखिए। सर जब ये नीचे की तरफ अगर ओपन करते हैं तो ये आपका यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। जब इसको यहां कर रहे हैं तो ये आपका इस तरह से बनेगा और ये यहां चला जाएगा और ये आपका यहां चला जाएगा। देखो सर ये आपका कहां बन रहा है, इस तरह का बीच में सर्कल है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इधर वाले सर्कल कौन लेके आएगा? नहीं है ना, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये ठीक है, बीच में भी है, इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न संख्या 32 को बताइए क्या राइट आंसर रहेगा। सर जब ये इस तरफ ओपन होगा तो आपको ये ऐसे बनेगा, ये इस तरफ और ये इस तरफ बनेगा, और फिर ये आपका इधर 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 बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे बन के ऐसे बनेगा। देख लीजिए सर। हाँ सर इसकी पॉसिबिलिटी है कुछ हद तक। क्या सर इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं इसकी बिल्कुल भी नहीं है। क्या सर ये इतना अंदर थोड़ी है? नहीं इसकी बिल्कुल भी नहीं है। सर ये इस तरह का कौन सा कट लग रहा है इसमें? या तो पूरा जाएगा ना, पूरा ऐसे निकल के ऐसे बन रहा है, एकदम से ये यहाँ से तिकोना बनेगा ना, नहीं ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न संख्या 33 का बताइए सर कौन सा राइट आंसर रहेगा।
यहां से ये सर कटआउट्स आ चुके हैं, तो कटआउट्स के लिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, बताइए सर कौन सा सही उत्तर करें। क्या सर ये कटआउट आपको कहीं भी दिखाई दे रहा पूरे में? सर 4 हो सकता है। तो सर क्या ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कटआउट? देखो सर, नहीं सर ऐसा कटआउट नहीं है, तो नहीं है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। सर ये बताइए, ये सर आपको कह सकते हो कि ये 4 हो सकता है, या इसको 4 कर लो। सर ये वाला कटआउट है कहीं इस तरह का, ये देखो सर, क्या ये है क्या? सर ये 3 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आगे चलते हैं, क्या इससे भी कोई बेटर मिल रहा है क्या? क्योंकि ये बहुत छोटा है यहाँ पर। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ ना, इस ट्राइंगल की, तो ये बहुत छोटा ट्राइंगल है, मेरे को इधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आगे चलते हैं, ये हो सकता है सर 4, इसकी बात करें तो 1, ये आपका 3 है और ये आपका 2 है। हाँ सर, इसमें ज्यादा बेटर बन रहा है, इससे भी ज्यादा बेटर इसमें बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो लेकिन इसमें तो वैसे भी नहीं है, ये वाला तो वो कहीं नहीं ना कहीं पे इस तरह का, तो डी का रॉन्ग हो जाएगा। तो सर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 फटाफट से बताना, मैं नंबर्स लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4। बताइए सर कौन सा करें? सर 4 तो ये रहा, 3 ये रहा, 2 ये रहा और 1 ये रहा। सर ऑप्शन नंबर ई मिल रहा है। बाकी में भी देख लेते हैं। सर 4 तो आपको इधर मिल रहा है, तो सर क्या ये वाला आपके पास में कोई डायग्राम है कहीं भी? नहीं सर, इस तरह का कोई आपके पास में डायग्राम नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें सर इस तरह का तो बिल्कुल भी कटआउट नहीं है। ये कटआउट कहाँ है आपके पास में? ना ही ये अंदर वाला है, कट करो। सर इसमें ऐसा कटआउट कहाँ बन रहा है? फिर आपको ऐसा कटआउट कहाँ से मिलेगा? नहीं है। तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न संख्या 35 को देखिए सर, क्या करें? सर यहां पर अगर हम देखें तो 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखिए सर, इसकी बात करें तो ये आपका 3 रहेगा, ये आपका 1 रहेगा और ये आपका 2 रहेगा, ठीक है। इसमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो ऐसा डायग्राम है ही नहीं ना, और ऐसा पूरा बॉक्स ही नहीं है। तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न संख्या 35 का। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के बिल्कुल सही चल रहे हैं आंसर, और देख के अच्छा लग रहा है कि 35 के 35 उनके सही हो रहे हैं। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, देखिए सर यहां तक 6 आ चुका है। फाइंड आउट करते हैं। सर ये आपके पास में जैसे 6 नंबर ये रहा, और अगर बात करें तो ये बाकी कुछ इसमें, जैसे ये आपका ये कटआउट है 4, ये 3 और ये आपका 1 5 ये दिखा सकते हो, और ये भी आपका, लेकिन सर ये ऐसा नहीं है ना, इस तरह का आपके पास में शायद नहीं मिल रहा कहीं भी, क्योंकि सर मेरे पास ये जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। देखो 2 नंबर, 2 नहीं मिलेगा, बाकी सारे मिल सकते हैं लेकिन 2 नहीं मिलेगा। ये वाला आप 2 इसको कह नहीं सकते, तो सर ए नहीं हो सकता। बी में देखो, जैसे मान लो कि आपने ये 1 ये जैसे 1 कर दो, इसको 5 कर दो, ये आपका 6 हो जाएगा। इधर से देखो तो ये 3 4 हो जाएगा। हाँ सर, ये आप कह सकते हो कि ये आपका 2 मिल सकता है, ये वाला, तो ये आपका 2 रह सकता है। तो 36 में बी आपका पॉसिबिलिटी है। सी में देखते हैं, सर ये तो पॉसिबिलिटी वैसे ही बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो कट वैसे हो जाएगा। इसमें सर फिर से सर वही बात आ गई कि ऐसी पॉसिबिलिटी ये कहाँ से लेके आओगे? नहीं है ना, तो सर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए, मेंटल एबिलिटी के अंतिम पड़ाव पे हैं, यानी कि लास्ट जो आपका पार्ट होता है उसके तरफ है। देखते हैं, हिडन और एम्बेडेड फिगर है, छिपी हुई या निहित आकृति। फिर आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहता है। देखिए सर, सबसे पहले यहां पर फाइंड आउट करते हैं कि इस डायग्राम को इसमें कहां दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। इसको देखो सर, नहीं सर, इसमें ये रहा सर, ये इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये यहां पर हो सकता है। तो सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न संख्या 38 का बताइए, ये कहां दिखाई दे रहा है? सर ये यहां तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर इसकी बात करें तो यहां ठीक है सर, यहां बन तो रहा है, इसमें भी नहीं है। तो सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 39 को देखिए सर, ये डायग्राम कहां बन रहा है? इसमें इस तरह की तो लाइन ही नहीं है, इसमें ये लाइन भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है सर, यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है। इसमें ये तो है लेकिन ये, अरे सर इतना नहीं, बहुत आगे जाना चाहिए था, इसमें इतना स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न संख्या 40 का बताइए सर, यहां देखें तो सर इस तरह का बनके यहां बनके यहां, अरे सर यहां तक या आगे भी जाना चाहिए था, नहीं। इसमें देखो ये ठीक है, यहाँ ठीक है, आगे भी बढ़ रहा है और ये भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ तो बन तो रहा है, ठीक है। आगे देखते, ये ठीक है, आगे नहीं सर, इस तरह से कहीं नहीं है,
ये यहाँ पर है, इस तरह से आगे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। इस तरह से हमने टोटल क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस तरह से हमने टोटल 40 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट कर लिए। बताइए फटाफट से अपना स्कोर बताइए, 40 में से कितना स्कोर आपका बन रहा है, 40 में से कितना स्कोर आपका बन रहा है, जल्दी से बताइए। फिर हम अरिथमेटिक टेस्ट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक टेस्ट जो छोड़ देता है ना, वो एग्जाम से बाहर हो जाता है। ये भी ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपने मेंटल एबिलिटी में 40 आउट ऑफ 40 नंबर्स लेके आ गए और अरिथमेटिक को आपने छोड़ दिया, तो आप एग्जाम से बाहर है। इसलिए जो स्टूडेंट आप क्लास लेफ्ट करने की सोच रहे हैं जल्दी सी कि हाँ चलो अब हो गया काम, अभी हुआ नहीं है। अभी तो लैंग्वेज और अरिथमेटिक टेस्ट दोनों बचे हुए हैं, यही आपको जीत दिलाएंगे आगे जाकर। क्योंकि अब जो बच्चे पीछे छूट जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, इनको कंप्लीट करेंगे वो आगे निकल जाएंगे। तो छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चन समझने हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक जब आपको समझ रहे हो ना, तो उससे आपके पैटर्न्स आपको एक बार के याद हो जाते हैं और वो फिर आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो आपको 10 पेपर्स करवा रहे हैं, इन पेपर्स में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप एक काम करना, इस 10 नंबर क्वेश्चन पेपर के बाद में एक बार सभी 1 से लेकर 10 तक के सारे पेपर्स को एक बार वापस से रिवाइज कर लेना स्पीड बढ़ाकर। क्योंकि ऑप्शन आता है ना मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 1.75, मल्टीप्लाई 1.5, तो आपको जैसी स्पीड अच्छी लगे, जितनी स्पीड में पढ़ सकते हो, इसकी स्पीड बढ़ाकर सभी पेपर्स का एक बार रिवाइज कर लेना। मैथ का तो कर ही लेना, बाकी का मत करना, लेकिन मैथ का एक बार रिवाइज कर लेना सभी के, ताकि 200 क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के जाओ एग्जाम से पहले। क्योंकि सबके 200 हो जाएंगे ना, सब में 20 तो 200। और आप एक चीज देखिए आपने पेपर्स की, कि आप जो मैंने पेपर्स करवाए उसमें सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आए थे। ऐसा नहीं था कि किसी टॉपिक का क्वेश्चन छोड़ दिया, सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन थे। तो एक बार के लिए इन पेपर्स का वापस से रिवीजन कर लेना। मैथ का तो कर ही लेना, बाकी का चाहे मत करना, लेकिन मैथ का एक बार आप रिवीजन करके जाना, आपसे रिक्वेस्ट है। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ ए प्राइम नंबर। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। सर क्यों होते हैं? क्योंकि देखो रीजन, एग्जामिनर ज्यादा लेंथी क्वेश्चन देखा तो आपका समय टाइम ज्यादा लगेगा। तो एग्जामिनर क्या चाहता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस दें जिसके अंदर बच्चे को समय भी कम लगे सोल्व करने में, और उसका हमें माइंड का पता भी चल जाए। अब ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको सोल्व कुछ नहीं करना होता, कि जैसा आपने कुछ पैटर्न सीखे थे, जैसा आपने तैयारी की थी उस समय, जो आपने लाइन सीखी उसका सीधा यूज करना है। ये पूछा कि प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होने चाहिए। अब एक बात बताइए, आपके पास पे कोई भी प्राइम नंबर होती है, वो प्राइम नंबर कब कहलाती है? कि सर जब इस नंबर में एक तो 1 का डिवाइड हो और एक उस नंबर का खुद का डिवाइड हो, एक उस नंबर का खुद का डिवाइड हो, वही नंबर आपकी क्या होती है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होती है। उसी संख्या को आप क्या कहते हो सर? आप अभाज्य संख्या कहते हो। अब बताइए कि जब किसी नंबर में 1 और उस नंबर के अलावा किसी अन्य का डिवाइड हो ही नहीं सकता, कोई उसको अदर डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो उसके फिर फैक्टर्स भी कितने होंगे? सर ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? एक तो 1 और एक आपकी वो नंबर खुद। तो सर ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं किसके? प्राइम नंबर्स के। और आपको एक और पॉइंट बता दूं कि ऐसी कौन सी नंबर होती है जिसके ओनली 3 फैक्टर्स होते हैं? ओनली 3 फैक्टर्स होते हैं, केवल 3 गुणनखंड जिसके होते हैं, वो नंबर कौन सी होगी? सर प्राइम नंबर का स्क्वायर। प्राइम नंबर का कोई भी अगर स्क्वायर होगा ना प्राइम नंबर का, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का स्क्वायर कितना करोगे? 9। तो 9 में 1, 9 और 3 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं होगा। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर या अभाज्य संख्या का अगर आप वर्ग करते हो तो उसके केवल 3 गुणनखंड होते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार आपको जैसे आपने पेपर में क्वेश्चन भी देखा होगा पीछे के मॉडल पेपर में, कि जहां आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वो नंबर है जिसके ओनली 3 प्राइम नंबर्स होंगे। तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि वो नंबर फाइंड आउट कर लो जो प्राइम नंबर का स्क्वायर है, ये अभाज्य संख्या का वर्ग है, उसके ओनली 3 फैक्टर्स होते हैं और ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 गुणनखंड। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द नंबर इज ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या वो संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। और मोर देन 2 किसके होते हैं? कंपोजिट नंबर के, भाज्य संख्या के, कितने भी हो सकते हैं। ओके 42, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर्स। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। देखो सर, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर 2 डिजिट की बात कर रहा है, किसकी? 2 अंकों की बात कर रहा है, और वो दोनों कैसी होनी चाहिए सर? प्राइम नंबर होनी चाहिए। 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी, और 2 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, वो भी कौन सी? ग्रेटेस्ट नंबर नहीं पूछिए, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। अब एक बात बताओ, 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 10 to 99, 10 से लेकर 99 तक होती है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी आएगी सर? 11। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा आ जाएगा सर? आपका 11। ये 11 जो होगा वो सबसे आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 2 डिजिट का।
ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा आता है सर, आप कह सकते हो कि सर 97, क्योंकि जो सबसे लास्ट आपका प्राइम नंबर होता है 100 के तक वो 97 होता है, तो आपका वो कौन सा आ जाएगा सर 97। तो ये कितना आ जाएगा सर 97 या 97। अगर इनका आप डिफरेंस करते हो तो 97 माइनस 11 करते हो तो आपके पास में कितना रहेगा सर 86। तो 86 सर आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 86 आपका सही उत्तर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था कि आपको लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, उनका अंतर बताना था। तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे प्राइम नंबर अगर 2 डिजिट के देखोगे तो 11, क्योंकि 10 to 99 के बीच में होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा 97। दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपके पास में 86 आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 प्रश्न संख्या 43 को देखिए। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर अप टू 500 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। आपने शायद मॉडल पर नंबर 9 में भी ऐसा क्वेश्चन किया होगा जहां पर हमने ओनली का निकाला था, यहाँ पर बोथ का पूछ रहा है। 500 तक वे कितनी संख्याएं हैं जो 3 तथा 5 दोनों से विभाज्य हो, 3 तथा 5 दोनों से विभाज्य हो, 3 या 5 से नहीं, 3 तथा 5 दोनों से। देखो पहली बात तो अप टू 40 का या 500 तक का मीन्स क्या होता है 1 to 500, 1 से लेकर 500 तक टोटल नंबर्स का। अब आपको क्या पूछा है बोथ 3 and 5 पूछा है, क्या पूछा है बोथ 3 and 5। तो जब भी बोथ या दोनों का करते हो तो उनका क्या करना होगा सर एलसीएम लेस है, और एलसीएम कितना होता है सर 3 और 5 का 15 होता है, 3 और 5 का एलसीएम या लेस है कितना होता है 15। अब यहां पर हम क्या करेंगे इस 15 या 15 का भाग करेंगे माइनस यहाँ पर 1/15। तो जब डिवाइड करोगे तो 15 3 जा 45 एंड 15 3 जा 45, 33 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 33 माइनस क्या कर दोगे सर बोथ पूछा है तो बोथ आपको पूछा है तो बोथ 3 and 5, बोथ 3 and 5, यहां से क्या करोगे 0, तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा 33। तो आपका कौन सा आ गया सर बोथ का आ गया। ठीक है 3 तथा 5 दोनों से विभाज्य आपसे पूछा है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना, जब आपको दोनों से पूछा जाए ना, ठीक है ये बोथ का पूछा है तो हमने बोथ का बता दिया, तो यहाँ पर 3 का भी फाइंड आउट करो और 5 से भी फाइंड आउट करो। उसमें क्या करना है कि ओनली वाला आपको हटा देना। अब देखो मैं ये तो बोथ का हो गया, अब मैं 3 का पता करता हूं कि 3 से डिविजिबल कौन से हैं। तो 3 से करेंगे तो क्या आ जाएंगे 5/3 और माइनस 1/3। यहां जब आप करोगे तो 5 × 5 माइनस करोगे 20, 5 × 6 = 18 और 5 × 6 = 18 माइनस का 0। तो 3 से डिविजिबल कितने 166, 166 कौन से है सर 3 से डिविजिबल है। ओके अब यहां पे बात करते हैं सर 5 से, और 5 से डिविजिबल करोगे तो 500/3 माइनस 1/5, ये कितना आ जाएगा, इधर आ गया सर आपका 100। ठीक है यहां पर कितना आ गया 100 और माइनस कितना आ गया सर आपका ये 0 आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना रहेगा सर आपका 100 इसका आ गया। अब यहां पर जैसे क्या होता है, मेरे को लग रहा है कि इस क्वेश्चन में बोथ 3 and 5 लिखा है ना, तो यहां लिखना था 3 और 5 से लिखना था, 3 और 5 से, क्योंकि बोथ के लिए अगर काम करोगे तो बोथ के लिए तो केवल 33 आएगा। बोथ की अगर बात करोगे ना 3 तथा 5 दोनों से, तब तो कितना होगा 33 होगा। लेकिन शायद इस क्वेश्चन में ऐसा लिखना चाहिए था डिविजिबल बाय 3 and 5 जो 3 तथा 5 से विभाज्य हो, 3 तथा 5 से विभाज्य है। तो 3 तथा 5 से विभाज्य होगी तब हम इनको सबको काम में लेंगे, क्योंकि बोथ के लिए तो 33 है। लेकिन 3 तथा 5 की जब बात करोगे तो 3 का भी फाइंड आउट करोगे, 5 का भी करोगे। अब लेकिन एक बात याद रखना, कल भी मैंने बताई थी अपने जो मॉडल पर नंबर 9 ने, कि इसके अंदर बोथ हमेशा शामिल रहते हैं, दोनों में क्या रहता है बोथ शामिल रहता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे 3 और 5 से डिविजिबल नंबर बताओ 3 तथा 5 से, तो आप क्या कहोगे सर 3 वाली नंबर्स तो कितनी है 166 और 5 वाली नंबर्स कितनी है 100, तो टोटल मिला दो। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसमें 3 और 5 नहीं है और क्या इसमें भी 3 और 5 नहीं है? तो सर ये तो आपने एक ही नंबर को 2 बार काउंट कर लिया ना, कि आपने ये 3 और 5 वाला इसमें भी काउंट किया और 3 और 5 वाला इसमें भी काउंट किया, तो 2 बार थोड़ी कर सकते हो, एक ही बार काउंट करो। तो क्या करो कि टोटल कितना है 266, इसमें से एक बार के लिए हटा दो 33 को, ओनली वन टाइम, या तो इसमें से माइनस कर दो या फिर इसमें से माइनस कर दो, किसी भी एक में से आप इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि आप 2 बार काउंट नहीं करोगे, एक बार काउंट करोगे, जैसा आपने नंबर सिस्टम में सीखा भी था। तो ये आपका कितना आ जाएगा 233, 233 सर आपकी वो नंबर रहेगी जो 3 और 5 से डिविजिबल है, जो 3 और 5 से विभाज्य है। याद रखना यहां पर क्या होगा कि जब आप बोथ वाला है ना वो दोनों के अंदर काउंट हो गया, आपने 166 में भी इनको 33 को काउंट कर लिया, इधर जब 5 के आपसे फाइंड आउट करने गए तो 5 में भी आपको वो नंबर्स मिल गए जो 100 वाले, 100 में भी 33, तो एक जगह से माइनस कर दो, किसी में से भी कर दो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 233, 233 आपका वो राइट आंसर रहेगा। और अगर आपका बोथ का पूछा जाए तो वहां पर आपका 33 हो जाएगा, बोथ या दोनों के लिए तो 33 है। लेकिन अगर 3 और 5 से पूछे
ओनली, कल हमने जो 9 नंबर में तो क्या था, ओनली था, ओनली के लिए तो क्या करेंगे, दोनों में से माइनस करेंगे, इसमें से भी हटाएंगे, इसमें से भी हटाएंगे। लेकिन अगर आपको डिविजिबल बाय पूछे, ओनली इनसे डिविजिबल पूछ रहा है कि 3 और 5 से विभाज्य बताओ, तो इसका और इसका माइनस प्लस कर लेंगे और एक बार के लिए बोथ को माइनस कर देंगे। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 43, एक अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। 44, द टोटल एज ऑफ 3 members in a family is 60 years. The total age of 3 members in a family is 60 years. After 2 years, one child born, then the total age of the family after 5 years. एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो, एक परिवार में 3 सदस्यों की कुल आयु कितनी है सर, 60 वर्ष है। 2 वर्ष के बाद एक बच्चा जन्म लेता है, तो 5 वर्ष बाद परिवार की कुल आयु क्या होगी। देखो सर, सबसे पहले क्या होता है, हम प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान की, प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में जो तीनों फैमिली मेंबर है, कितने मेंबर है सर, यहाँ पर 3 फैमिली मेंबर है। अगर मैं इस तरह से यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करता हूँ, इधर मैं फैमिली मेंबर लिखूंगा और यहाँ पर इनकी एज लिखूंगा। तो मेरे पास 3 फैमिली मेंबर है और 3 फैमिली मेंबर की सबकी मिलाकर मेरे पास टोटल एज कितनी है सर, 60 ईयर्स, ठीक है। फिर होता क्या है, 2 साल आफ्टर 2 ईयर्स, ये 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो प्लस 2 ईयर्स। अब यहाँ पर जो फैमिली मेंबर है वो कितने हो जाते हैं, एक बच्चा जन्म ले लेता है, तो एक बच्चा ने क्या ले लिया, जन्म, तो कितने हो गए, 3 + 1 जो बच्चा हो गया, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए सर, 4। तो अभी ये टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं सर, 4 है। अब इनकी एज कितनी रहेगी मुझे बताओ, एक बात बताओ मुझे, एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आपको क्या लगता है। 3 फैमिली मेंबर थे, सबकी 2-2 साल बढ़ेगी ना, अरे सब 2-2 साल प्लस हो गए ना, कि जैसे मान लीजिए कि ये 3 फैमिली मेंबर थे, पहले कितने थे, 3 फैमिली मेंबर थे। आपको ऐसे समझाता हूँ, ये 3 फैमिली मेंबर थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन फैमिली मेंबर्स की इसकी भी +2 हो गई, इसकी भी 2 साल बढ़ गई और इसकी भी 2 साल बढ़ गई, तो टोटल कितना बढ़ गया सर, प्लस में 6 ईयर्स। टोटल कितना बढ़ गया, 6 ईयर्स बढ़ गया ना, 2 तो सर यहाँ पर एज कितना हो गया, +6 ईयर्स हो जाएगा और 66 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे ने तो अभी जन्म लिया है, बच्चे की तो उम्र क्या है, 0। अरे जो जिस बच्चे ने जन्म लिया उसकी एज तो क्या है अभी सर, 0 है ना, उसकी एज तो क्या है, 0। तो उसमें अभी आपका यहाँ से कोई चेंज नहीं रहेगा, ये इसका सिर पीछे रह गया है ना, उसमें अभी आपका यहाँ से कोई चेंज नहीं रहेगा। तो ये तो सर अभी आपका 0 ही रहेगा, बच्चे का अभी आपका 0 ही रहेगा। हाँ, अब बढ़ना स्टार्ट होगा। अब क्या होता है, देन द टोटल एज ऑफ द फैमिली आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद में कुल आयु बताओ। अब मुझे बताओ, 2 साल तो यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिए, यहां से टोटल 5 ईयर्स मुझे पूछा है, टोटल 5 ईयर्स, तो 2 तो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग कितना रहा सर, 3 ईयर्स और आपको बढ़ाने, कितने और बढ़ाने, 3 साल और आपको यहां से आगे चलना है, 3 ईयर्स। अब देखो फैमिली मेंबर तो कितने रहेंगे सर, फैमिली मेंबर तो वही 4 रहेंगे, लेकिन आपका क्या होगा कि अब सभी जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स है, सब में 3-3 साल का गैप लग जाएगा ना, सब में 3-3 साल बढ़ जाएंगे। तो 4 फैमिली मेंबर हो चुके हैं अब, तो सब में मुझे बताओ +3 इसका बढ़ा, +3 ये, +3 ये और +3 ये, क्योंकि बच्चा भी तो बढ़ जाएगा ना 3 साल, तो सब मिलाकर कितना बढ़ गया सर, 12 ईयर्स बढ़ गया। तो यहां से सबका एज कितना बढ़ जाएगा, 12 ईयर्स में प्लस हो जाएगा, और 66 में जब 12 प्लस करोगे तो आपका रहेगा सर 78, और आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 78 ईयर्स या 78 वर्ष। अब 5 साल बाद में उनकी आयु हो चुकी है। एक अच्छा क्वेश्चन है, केवल सोचने समझने का क्वेश्चन है कि पहले 3 फैमिली मेंबर्स थे तो 60 थी, अब 2 साल बढ़ चुका तो सब में 2-2 ईयर्स का पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कि एक बढ़ जाएगा एक वहीं रुका रहेगा, है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली मेंबर में 3 मेंबर्स है अभी, जैसे आप, आपके पिताजी और आपके माताजी, फादर मदर और आप हो, ठीक है। मान लीजिए आप 3 फैमिली मेंबर्स हो, 2 साल बाद में सबकी 2-2 साल बढ़ेगी एज, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, तो सबका मिलाकर कितना हो जाएगा, 6 ईयर्स प्लस हो जाएगा, सब में 6 ईयर्स प्लस हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एक बच्चे का जन्म हो जाता है, आपके मान लीजिए छोटे भाई का जन्म हो जाता है, ठीक है, अभी तो उसका 0 है, तो अभी तो सबका इतना ही, लेकिन 3 साल बाद में आपकी भी बढ़ेगी, आपके पापा की बढ़ेगी, आपकी मम्मी की, और उसके बाद में आपकी जो छोटा भाई है उसका भी बढ़ेगा, तो सबका 3 ईयर्स बढ़ेगा, तो सबका मिलाकर कितना बढ़ जाएगा, 12 ईयर्स। तो इसलिए इसमें फिर कितना प्लस कर देंगे, 12 ईयर्स कर देंगे, और टोटल मिलाकर, टोटली पूछे तो टोटल एज 5 ईयर्स के बाद में कितनी रहेगी, 78 ईयर्स या 78 वर्ष आपकी कुल आयु फैमिली की इसकी एज हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45 को देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका हमें मान बताना है, इसका वैल्यू बताना है। देखो सर, इसकी वैल्यू तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को देखो, इसमें ब्रैकेट यहां लगा हुआ है, ठीक है, इसमें यहां पर आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, इस जगह पे इसमें ब्रैकेट गायब है, तो मैं बता देता हूं, इस जगह पे आपका ये ब्रैकेट बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 10 और 13 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका तो 3 आ जाएगा ना, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर इस मजला कोष्टक को या कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 7 × 8 प्लस आपका कितना रहेगा 3, तो 7 8 जा 56,
56 प्लस 3 करोगे तो सर कितना आ जाएगा 59। तो ये आपका कर्ली ब्रैकेट में या मझला कोष्टक में 59 आ जाएगा। इसके बाद में इधर कितना रहेगा 159 माइनस 2 मल्टीप्लाई कितना रहेगा सर 59 रहेगा। इसको करेंगे तो ये 159 माइनस कितना रहेगा 59 को अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 टू जा 8, 1 कैरी, 5 टू जा 10 और 1 11, 118 ये रहेगा। माइनस करोगे तो ये 1, ये 4 और ये आपका कितना आ जाएगा 41 इसमें आ गया। और बाहर की तरफ कितना है सर 81, तो 81 प्लस, क्योंकि अब ये पूरा हो चुका ना, 81 प्लस 41 तो कितना मिल जाएगा आपके पास में 122, तो 122, 122 सर आपका राइट आंसर रहेगा 122। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका सिंप्लीफिकेशन का आसान भी है, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं। यहाँ पर अगर फ्रैक्शन नंबर दे देता तो आपको थोड़े मल्टीप्लाई डिवाइड ज्यादा करने होते, लेकिन अभी नॉर्मल सा एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। 46 ए प्राइम नंबर इज, फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। एक अभाज्य संख्या है क्या? दिस इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। किसने कहा प्राइम नंबर धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता? धनात्मक हो सकता है, पॉसिबल है ना, प्राइम नंबर तो हो सकता है, ये तो सही है। इसका कोई भाजक नहीं है। इट हैज नो डिविजर, इट हैज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, गलत है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये तो बात गलत दी हुई है। इट हैज नो डिविजर, इसका कोई भाजक नहीं है। क्या सर प्राइम नंबर का कोई भाजक नहीं होता? क्या सर प्राइम नंबर का, जैसे मान लीजिए मैं अगर 3 लिखता हूं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, क्या इसका कोई प्राइम नंबर नहीं है? ऐसा समझना आपको, वहां पर प्राइम नंबर तो 3 लेके देख लिया, तो सर क्या ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, धनात्मक है सर? क्या इसके कोई भाजक नहीं है? कैसे नहीं है सर, इसका 1 और 3 इसके भाजक ही तो है, इसके फैक्टरी तो है, इसके डिविजर या डिविजर की जगह फैक्टरी भी लिखा जा सकता है। तो सर क्या इसके कोई डिविजर या फैक्टरी या इसके कोई भाजक या इसको भाग करने वाले नहीं है? सर है, इसके तो गुणनखंड है ना, भाजक की जगह इसमें गुणनखंड भी लिखा जा सकता है कि इसके कोई गुणनखंड नहीं है। सर ऐसा तो गलत बात है, नहीं ये भी नहीं है। डिविजिबल बाई ओनली इटसेल्फ एंड 1, केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है। हाँ ये बात आप कह सकते हो कि सर ये ओनली 1 और खुद से डिविजिबल होती है, तो ये आपका एक राइट स्टेटमेंट है। देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से अधिक भाजक होते हैं। नहीं सर, ना तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड भाजक इसको नहीं हो सकते, इसके ओनली 2 फैक्टर्स या 2 गुणनखंड ही होते हैं, मोर देन 2 नहीं हो सकते, तो ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपका सही उत्तर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर हो सकता है प्राइम नंबर की पूछी जा सकती है, कंपोजिट कुछ भी पूछा जा सकता है, जिसके लिए आपको डेफिनेशन भी याद रखना है, ध्यान रखना। नंबर सिस्टम के कुछ डेफिनेशन है, उनको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ए टैंक holds 45 liters of water, 45 liters of water, 3/5 part of tank is full of water, उसका 3/5 part उसका full है। Of this 5 liters of water was used, how much more water should be added so that it is completely filled again? एक टंकी में 45 लीटर पानी आता है, टंकी का 3/5 भाग अभी वर्तमान में भरा हुआ है, टंकी का 3/5 पार्ट यहाँ पर भरा हुआ है, इसमें से 5 लीटर पानी का प्रयोग में लाया गया। इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि यह पूरी तरह से भर जाए? जैसे मान लीजिए कि ये आपका टैंक था, ये आपका क्या था सर? ये टैंक था, और इस टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है सर? इस टैंक की टोटल कैपेसिटी है 45 लीटर या 45 लीटर, ठीक है। इस 45 लीटर का इसका कितना पार्ट फिल किया हुआ है सर? 3/5 पार्ट यहाँ पर फिल किया हुआ, 3/5 भाग, तो कितना फिल किया हुआ है? 3/5, तो सर 45 टोटल था, उसका 3/5 फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9×5 या 45, तो 27 लीटर, तो 27 लीटर सर अभी इसके अंदर पानी प्रेजेंट में है, ठीक है। इसके बाद में 5 लीटर वाटर यूज कर लिया जाता है, 5 लीटर पानी को प्रयोग में ले लिया जाता है, तो 27 टोटल था, 27 में से आपने 5 लीटर और काम में ले लिया, तो अब इसके अंदर टोटल कितना रिमेनिंग रहा सर? 22 लीटर, 22 लीटर पानी सर इसके अंदर भी वर्तमान में है। तो कितना और ऐड करें कि कंप्लीटली फिल हो जाए, तो कितना और डालें कि पूरी तरह से भर जाए? तो टोटल 45 है, 45 में से 22 फिल किया हुआ है, माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 23 लीटर, यानी कि 23 लीटर सर इसमें अभी आपको और यहाँ पर फिल करना होगा, तब जाकर ये आपका कंप्लीट फिल होगा 23 लीटर। अगर इसको समझ के करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा कि टोटल 45 है, जिसमें से 3/5 फिल किया हुआ है, दैट मींस 27 लीटर, उसमें से 5 लीटर आपने यूज कर लिया, तो अभी 22 लीटर है। 22 लीटर पूरे में से 45 में से माइनस करोगे तो 23 लीटर, 23 लीटर सर अभी इसमें पानी आपको डालना होगा, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 23 लीटर, 23 लीटर। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 81, if one of these numbers is 2/7 times another number, 2/7 times another number, then the numbers are, यदि दो संख्याओं का योग कितना 81 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2/7 गुना है, तो संख्याएं क्या होगी? देखो क्वेश्चन में आपको ऐसा समझना है कि जैसे मान लीजिए a और b आपके कोई 2 नंबर है, और 2 नंबर में से आपका प्लस कितना किया हुआ है 81, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहां कह रहा है कि एक नंबर
दूसरी नंबर से 2/7 टाइम्स अनोदर है। ठीक है, तो ऐसा करता हूं कि एक नंबर को मान लीजिए कि मैं वन ऑफ दीज नंबर्स आज 2/7 टाइम्स अनोदर नंबर, तो इसको मैं अक्सर अज्यूम कर लेता हूं। सेकंड नंबर क्या है कि इस नंबर से 2/7 टाइम्स है, इसका कितना है 2/7 टाइम्स, तो इस अक्स का या ऑफ मल्टीप्लाई और इसका 2/7, तो कितना आ जाएगा 2x/7 आ जाएगा। ओके, तो मुझे वो नंबर्स बताने कौन कौन से हैं। देखिए सर, यहां पर इन दोनों का वैल्यू पुटअप कर देता हूं, इन दोनों की वैल्यू यहां पर पुटअप कर देता हूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 2x/7 इक्वल्स टू 81, 2x/7 इक्वल्स टू 81। तो ये अगर इसका कितना रहेगा 7 एलसीएम, और ये 7x प्लस कितना आ जाएगा आपके पास में 2x और इक्वल्स टू 81 आ जाएगा। 7 तो पहले उधर भेज दीजिए, और ये इधर कितना हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 81 मल्टीप्लाई 7, 9 आपका उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 9, 9 9 जा 81 और 9 7 जा कितना होता है 63, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 63। अब आप बता सकते हो कि सर इसकी वैल्यू अगर आपकी 63 तो a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 63, b आपका कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 7, तो 9 7 जा 63 और 9 2 जा आपका कितना आ जाएगा 18, तो b की वैल्यू एक्चुअल में कितनी रहेगी सर 18 या 18 रहेगी। इस तरह से आपका 18 और 63 आपका वो नंबर रहेगा, 81 नहीं सर 18 और 63, तो सर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर इसमें हिंदी मीडियम में लिखे हुए नहीं है, तो हिंदी मीडियम में इसके साथ में हम लिख देते हैं, तो आपका वो राइट आंसर कितना रहेगा 18 और 63, 18 और 63 आपकी वो नंबर से रहेगी। एक आसान क्वेश्चन था कि आपका एक नंबर दिया हुआ था, हमने x मान लिया इसको, और ये इसका b कितना हो गया 2x/7, दोनों की वैल्यू पुटअप की, x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू दोनों यहाँ पर पुटअप करके अपनी दोनों नंबर्स यहाँ से आपके फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये था सर हमारा एक आसान क्वेश्चन, जिसे आप कह सकते हो कि सर छोटा सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन नहीं था, फ्रैक्शन नंबर का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49। On July 15, Naman joined badminton academy for 50 days. So when will Naman's badminton class be completed? 15 जुलाई को नमन ने 50 दिनों के लिए बैडमिंटन की अकादमी ज्वाइन की, तो नमन की बैडमिंटन क्लास कब पूरी होगी। एक अच्छा क्वेश्चन है मेजरमेंट का। देखो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले 15 जुलाई या 15 जुलाई को नमन ने स्टार्ट की बैडमिंटन अकादमी। अब ये 50 डेज तक ये चलेगा, 15 डेज तक क्या करेगा अकेडमी को ज्वाइन किया, तो बताओ कब उसकी कंप्लीट होगी। अब बताओ सबसे पहले जुलाई में देखते हैं, 15 से स्टार्ट करते हैं, जुलाई में कितने डेज होते हैं 31, तो टोटल कितने डेज हो गए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 31 में से 15 को माइनस कर देते हैं, कर लीजिए कोई इश्यू नहीं है। कितना आएगा सर 16 ही लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं 16 ही लिख देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आपने 15 को भी काम में लेना, आपने 15 को काम में नहीं लिया इसलिए तो आपको लास्ट में +1 वापस से कर देना। जब भी आपको टोटल अगर रेंज पता करनी हो तो लास्ट में से फर्स्ट को याद रखिएगा, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कीजिएगा और फिर एक वापस से प्लस कर दीजिएगा। तो टोटल कितने डेज हो गए सर 17 डेज, तो 17 दिन तो आपने जुलाई में कंप्लीट कर चुके हो। अब आता ये तो कौन सा है सर जुलाई। अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त में कितना आता है सर 1 to 31 टोटल, तो इसमें अगर 31 डेज पूरे काम में ले लेते हैं हम, कितने काम ले लेते हैं 31 डेज। अब बताओ कितने डेज हो चुके हैं उसको, और 17 और 31 ये साथ साथ में करते जाना है, तो सर 8 और 48 डेज तो हो चुके हैं, 48 दिन तो उसको कंप्लीट हो गए। अब कितने दिन और रहे हैं सर आपके पास में रिमेनिंग, सर 2 डेज और रहे हैं, तो ये कहां पर चला जाएगा सितंबर में। तो सितंबर में एक तो 1 सितंबर को जाएगा और एक 2 सितंबर को जाएगा, तो केवल ये 2 दिन ही यहां तक जाएगा। और इस तरह से जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो 2 सितंबर को ये कितने हो जाएंगे 2 डेज, और सारे सब कुछ डेज मिलाकर कितने डेज हो जाएंगे हमारे पास में 50 डेज हो जाएंगे। इस तरह से ही क्वेश्चन करना था। तो उसका वो जो एंड होगा वो कब होगा 2 सितंबर को या 2 सितंबर को सर उसकी बैडमिंटन अकादमी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आपका 49 में यहाँ पर 2 सितंबर आपको कर लेना है। हिंदी मीडियम में इसको 2 सितंबर नहीं लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो 2 सितंबर को सर उसका कंप्लीट होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था मेजरमेंट का, जहां आपको समझना होगा बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर 16 लिख देते हैं। जैसे 16 लिखेंगे तो ये 2 से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि हम 15 को छोड़ देते हैं, जबकि 15 को तो काम में लेना था। अरे 15 को काम में तो लेना पड़ेगा ना, 15 16 17 18 19 20, तो 6 डेज तो यहाँ पर हो गए। आगे कितने 11 डेज। ऐसे भी कर सकते हो कि 15 16 17 18 19 और 20, तो 6 तो ये हो गए, और 20 से 31 तक कितने 11, तो 11 और 6 आपके पास में कितने रहेंगे सर 17। तो ऐसे कीजिए, या फिर आपको मैंने फिक्स मेथड बता दिया कि जब भी रेंज पता करनी हो तो एक ही काम किया करो, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करो और एक वापिस से प्लस कर दिया करो। ये जो स्टार्टिंग वाला आप काउंट करना छोड़ देते हो वो वापिस से कर लेते हो। माइनस करने पर क्या होता है कि स्टार्टिंग वाला छूट जाता है, उसको वापिस से प्लस करके कर लो। फिर ये 48 डेज हो गए, 2 डेज और जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा सर यहाँ से 2 सितंबर। 2 सितंबर आपका राइट आंसर यहां से रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न संख्या 50। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू बतानी है।
सर आपको पता है कि मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 1 और यह कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, तो 12 तो आपका ये आ गया। अब लगाने हैं पॉइंट। अब क्या करना है सर, हमें पॉइंट लगाने। 1 डिजिट इसके पास में है, 2 इसके पास में है, तो 1 2 और इसके पास में कितना 3, तो 3 2 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट। ये सभी क्या आ जाएंगे सर यहाँ पर 0 0, तो 0.000012 0.000012, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर ही रहेगा। एक ध्यान से करना ना, इसमें क्या होता है कि 0 0 में आप आगे पीछे हो सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर ही रहेगा। क्वेश्चन आसान है लेकिन फिर भी कंफ्यूजेबल है, क्योंकि 0 के यहाँ पर आप आगे पीछे हो सकते हो। सब में 12 दिखाई दे रहा है, किसी में आपके पास में 5 0 है, किसी में 4 0 है, किसी में 3, किसी में 2, तो बहुत ही ध्यान से करना है कि आपको 4 0 चाहिए, तो आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, प्रश्न संख्या 51 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। चतुर्भुज बोले तो सर क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का आपको याद रखना है टोटल कितना होता है 360। क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है। आपका जो ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल का कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ये आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ट्राइंगल का 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। तो जितनी भुजाएं होती है उतना ही होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसका एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं। जैसे इसमें n साइड्स हैं, n साइड्स कितनी है 4, n साइड्स मेरे पास कितनी है 4 साइड्स है, और 4 साइड्स इसके अंदर रहती है, और इसके अंदर कितनी है 3 साइड्स है। ठीक है, 3 साइड्स है, अगर 3 साइड्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 को किससे 6 से कर दें, 6 से शायद इसमें एक फॉर्मूला होता है 5n ऐसा कुछ होता है, छोड़ दीजिए उसको, आपको कोई इतना कोई जरूरी नहीं है। आप तो फिर इसको ध्यान रखिए, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का 360 होता है और ट्राइंगल का आपका 180 डिग्री 180 डिग्री आपके पास में होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज का याद रखिएगा कि 360 होता है, ट्राइंगल का 180 डिग्री 180 डिग्री होता है ट्राइंगल का। इस तरह से आपको ये देखो दो ये ट्राइंगल और इसका दोनों को तो याद रखना ही रखना है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए सर, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 58 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द परचेजिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, देन द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज। यदि 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, ये बताना सर हमें। देखिए सर, यहां से करते हैं। देखो अगर बात करूं, ये क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 58 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द परचेजिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आपको प्रॉफिट लॉस का एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। देखो सर, सबसे पहले क्या कह रहा है कि 58 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 50 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य वो किसके इक्वल है सर, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य वो किसका सर, 58 आर्टिकल्स का। ये एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। अब क्या करना है, सीपी एसपी, यहां पर क्या होता है मल्टीप्लाई। एक्चुअली में ऑफ का मींस क्या होता है मल्टीप्लाई। अब देखो एसपी वाले को अपनी फैमिली के पास में ले जाओ, इसको अपनी फैमिली के पास में ले जाओ, तो ये तो इधर किस में आ जाएगा सर, डिवाइड में, और ये आपका किधर चला जाएगा, ये आपका इधर डिवाइड में चला जाएगा। दोनों में शायद 2 का डिवाइड हो रहा है, तो एक बार के लिए दोनों में 2 का डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप 2 का डिवाइड करोगे तो या तो 2 का डिवाइड कर लो, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है ना, एक काम करो बिना 2 के डिवाइड के भी कर लेते हैं। अब देखो ये क्या हो गया सर, आपके पास में रेशियो बन गया। क्या बन गया, रेशियो या अनुपात। तो 58x और 50x। अब आप खुद बता दीजिए कि अक्स अगर नहीं भी लो तो भी कोई बात नहीं, अक्स मत लो, चलो ये चलिए ठीक है, अक्स नहीं लेते हैं, है ना, ऐसे मान लेते हैं। तो सीपी आपका कितना हो गया 58 और एसपी आपका कितना हो गया 50। हो क्या रहा है सर, लॉस हो गया ना। अरे लॉस हो गया ना कि आपने 58 आपका सीपी या क्रय मूल्य था, यानी खरीदा आपने 58 में था और सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 50 था, तो आपको क्या हो गया लॉस। तो लॉस या आपको हानि कितनी हो गई 58 माइनस 50, तो कितना का हो गया सर 8x का, या 8 का आपको लॉस हो गया। आपको लॉस परसेंट निकालना, लाभ हानि प्रतिशत। तो लॉस परसेंट किस पे निकलता है, लॉस अपॉन सीपी, क्योंकि सबको सीपी पे डिपेंड होता है। तो हानि बटे क्रय मूल्य, तो आपका 8 है और सीपी आपका कितना है 58 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। अब देखो कुछ डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा। अब डिवाइड कर लो तो 400 अपॉन कितना रहेगा सर 29,
तो 29 का डिवाइड करो सर 400 में, लगभग कितना आएगा, 29 टू जे कितना होता है 58, तो 29 वन जे कितना आएगा 29, माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा सर यहाँ से 11, तो 110, यहाँ से आगे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 3 करो तो 9 3 जा 27, 2 कैरी रहेगा, 3 2 जा 6 और 2 8, मल्टीप्लाई 4 करोगे 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 15 तो ज्यादा हो गया, तो 3 से कितना आ जाएगा 87, ये 13 पॉइंट, ये आपका कितना रहेगा 3, और इसके बाद में ये आपका कितना रहेगा 2, तो फिर पॉइंट और 0। अब आपको लग रहा है ना 13 पॉइंट कुछ आएगा, देखो एक ही ऑप्शन है इसलिए हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, 13 पॉइंट कुछ आएगा, तो 14 24 तो 13.8, तो 13.8%, 13.8% सर आपका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन ऐसे था, मैंने आगे सोल्व नहीं किया क्योंकि 13 पॉइंट का एक ही ऑप्शन है। देखो एग्जामिनर में भी इसी तरह से ऑप्शंस दिए कि 13.1 ऐसे, जैसे ये दे सकता था 14.8 दे सकता था, 20.48, 34.8, तो 13.8 एक ही ऑप्शन था, इसलिए ऑप्शन को साथ में देखते जाना है जिससे ज्यादा आपको सोल्व नहीं करना पड़े, नहीं फिर क्या होगा कि इसके बाद में 29 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको वैसे मिल जाएगा। तो सर ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 52 प्रश्न संख्या 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 प्रश्न संख्या 53 को देखिए। 7 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 21, 35 क्वेश्चन मार्क एंड 63 का अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टर मल्टीपल का ही एक अच्छा क्वेश्चन है, किसका, फैक्टर एंड मल्टीपल का अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 7 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 21, 35 क्वेश्चन मार्क एंड 63, व्हाट इज द मैक्सिमम होल नंबर लेस देन 50 दैट कैन बी प्लेस्ड ऑफ। अपना आंसर भी प्लीज भेजते जाए, कुछ बच्चों ने कमेंट करना बंद कर दिया। 21, 35 क्वेश्चन मार्क 63 का तथा 7, यहाँ पर तथा 7 का एक का 7 एक उभयनिष्ठ, सही है ना, का 7 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 50 से कम अधिकतम पूर्ण संख्या जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखी जा सकती है, आपको यह बताना है, ये आपको यहां से बताना है, ठीक है। देखो सर अगर आप यहां से करते हो, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, देखो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर आपका 20 में, जैसे कल आपने शायद मॉडल नंबर 9 में आपने किया होगा, एक ऐसा क्वेश्चन था 60 कुछ था जिसके अंदर एक आपके पास में 35 है, एक आपके पास में क्वेश्चन मार्क है और एक आपके पास में 63 है। इन सबका कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है सर, 7। इसका मीन्स 7 इसमें को भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। अब हमें यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर रखें कि जो 7 उसका फैक्टर हो, यानी कि 7 उसमें डिवाइड करे। सिंपल सी बात है ना कि क्वेश्चन मार्क की जगह वो नंबर रखो जिसको 7 डिवाइड करे, 7 भाग करे। लेकिन कंडीशन एक और है कि वो 50 से कम होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए, और वो भी कौन सा होना, अधिकतम पूर्ण संख्या होनी चाहिए 50 से कम। अब देखो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 28, क्या सर 28 आ सकता है? सर पॉसिबल है, 28 में भी 7 का डिवाइड होता है। क्या सर 49 आ सकता है? हाँ सर 49 में भी 7 का डिवाइड होता है। क्या सर 14 आ सकता है? हाँ सर 14 भी इसकी जगह रखा जा सकता है। क्या सर 42 रखा जा सकता है? हाँ सर 42 भी रखा जा सकता है। सर यहाँ तो चारों ऑप्शन सही है, चारों सही है। लेकिन नहीं, क्या पूछा था 50 से कम, सर ये भी 50 से लेस देने, ये भी 50 से, ये भी 50 से, ये भी 50 से, फिर भी है। मैक्सिमम होल नंबर, अधिकतम पूर्ण संख्या बताओ सर, अधिकतम पूर्ण संख्या नहीं सर, ये तो नहीं है, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैक्सिमम कौन है सर 49, तो अधिकतम कौन है 49, तो 49 सर आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर रहेगा सर 49 रहेगा। देखो एक मैं आपको छोटा सा ये बता देता हूँ पॉलीगॉन्स का, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, इसके अंदर एक फॉर्मूला मैं बताने वाला था, अभी मुझे थोड़ा वापस माइंड में आया। देखो ये एक्चुअल में जो क्वाड्रिलेटरल इस तरह का होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पंचभुज हो जाएगा जिसे आप पेंटागोन कहते हो, आपका मान लीजिए षटभुज हो जाता है जिसे आप क्या कहते हो, 6 भुजा वाला कहते हो। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, इन सभी को आपको पॉलीगॉन्स कहते हो। इन्हें क्या कहते हैं सर, हम पॉलीगॉन्स कहते हैं, जिसे आप बहुभुज कहते हो, जिसे क्या कहते हो सर बहुभुज। और अगर आपको पॉलीगॉन्स के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ना, एंगल्स, तो एंगल का एक फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, n-2 मल्टीप्लाई 180, ये फॉर्मूला याद रखना। n-2, अब n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, जैसे यहाँ पर थी 4 थी, तो 4-2 मल्टीप्लाई 180 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 180, तो कितना रहेगा सर 360। यहाँ पर क्या था 3 थी साइड थी ना, तो 3-2 मल्टीप्लाई 180, तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 180, तो कितना आ गया 180। सभी का सम, ये क्या है, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स, यानी कि योग कोणों के योग का सूत्र है। जैसे अगर मैं इसका फाइंड आउट करूंगा तो 5 साइड है, तो 5-2 मल्टीप्लाई 180। एक अच्छा काम बता रहा हूं, कई बार मान लीजिए आपका पेंटागोन है, हेप्टागोन का पूछ ले तो
तो 3 मल्टीप्लाई 180 तो कितना आएगा 540, इसका 540 होता है। इसका पूछे तो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 तो ये कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 180 तो आपके पास में कितना आ जाएगा 720 720। इस तरह से ध्यान रखिएगा ना। इसका कई बार क्या होता है, कई बार एग्जाम में हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल ना पूछे, इसके आगे भी आपसे पूछ लिया जाए। जैसे कई बार पेंटागन पूछ ले, हेप्टागन पूछ ले, 7 भुजाओं वाला पूछ ले, सप्तभुज पूछ ले, है ना, हेप्टागन पूछ ले, हेक्सागन 6 भुजाओं वाला पूछ ले। तो इस फॉर्मूले को याद रखना कि आपको अगर पॉलीगॉन्स या बहुभुज के एंगल्स का सम अगर फाइंड आउट करना हो टोटल, या कोणों के योग बताने हो, तो उसका क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, n में से 2 को घटाओ और उसको 180 से गुणा कर दो। इसको भी याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना ना। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि मैगजीम में देखो यहाँ पर क्या था कि अगर स्ट्रेट, जैसे मॉड्यूल नंबर 9 में तो स्ट्रेट दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा कि मैगजीम बताओ, तो सारे ऑप्शंस हो रहे हैं, तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में 28 को टिक कर देंगे। ऑप्शन सारे हो रहे हैं लेकिन फिर भी 50 से लेस देन मैगजीम बताना अधिकतम, तो अधिकतम कौन होगा 49। एक अच्छा क्वेश्चन था जहां आपको थोड़ा सा सोचने के लिए भी सोचकर काम करना होगा। 54, देयर आर 10 liters of juice in a drum. How many glasses is it distributed so that each can hold 50 ml juice? एक ड्रम में 10 लीटर जूस है, उसे कितने गिलासों में वितरित किया जाए ताकि प्रत्येक में 50 मिली जूस आ सके, प्रत्येक में 50 मिली जूस आ सके। सर वैसा ही क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लास है, ये आपका क्या है सर, ये आपका ग्लास है और इस ग्लास में कितने लीटर्स इसके अंदर जूस आ सकता है, तो इस ग्लास में सर यहाँ से 50 ml जूस आ सकता है। कितना आ सकता है 50 ml जूस आ सकता है। आपके पास में एक ड्रम है बड़ा सा, आपके पास में क्या है सर, एक ड्रम है, इतना बड़ा सा ड्रम है, देखो सर, है ना, ये आपके पास में एक बड़ा सा ड्रम है और इस ड्रम में टोटल कितना लीटर जूस है सर, इस ड्रम में जो आपके पास में टोटल है वो 10 लीटर है। कितना है सर 10 लीटर। तो एक काम करो, इस लीटर को मिलीलीटर में बदल दें, तो 10 मल्टीप्लाई 1000 तो आपके पास में कितना हो जाएगा 10,000 मिलीलीटर, 10,000 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। याद रखना 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो इसमें 10,000 मिलीलीटर है, तो कितने ग्लास फिल हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ ग्लासेज अगर आपसे पूछा जाए तो 10,000 ml है, 10,000 ml है, इसमें 50 का डिवाइड कर दीजिए, तो 50 का जैसे ही डिवाइड करोगे तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 और 200। तो सर आपके पास में कितने हो जाएंगे 200 ग्लासेज या 200 गिलास सर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो 200 ग्लासेज या 200 गिलास सर आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा, समझोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लीटर को क्या करना था मिलीलीटर में, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए ना, यूनिट सेम की, और जैसे हमने यूनिट सेम की हमारा राइट आंसर कितना आ गया 200 ग्लासेज, टोटल 200 गिलास हम इससे भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द परचेज प्राइस ऑफ ए वीडियो गेम इज ₹800 इफ इट इज सोल्ड आफ्टर रिड्यूसिंग ₹80 देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक वीडियो गेम का क्रय मूल्य 800 रुपए है, यदि 80 रुपए की कमी करके इसे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो सर कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य तो कितना है सर 800 रुपीज, 800 रुपए। हमने क्या किया कि इसमें 80 रुपीज का रिड्यूस कर दिया, मतलब सिंपल सी बात है लॉस कर लिया हमने क्या कर दिया छूट कर दी या लॉस कर दिया। तो अब इसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना होगा 800 माइनस 80 तो कितना हो जाएगा सर 720, तो 720 रुपए सर इसका क्या रहेगा सर, इसका यहाँ से सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना रहेगा 720 या 720 रुपए आपका यहाँ से विक्रय मूल्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 का एक आसान क्वेश्चन था, तो बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता था लॉस ऑफ ₹80, 80 रुपए की हानि के साथ में, तो माइनस कर देते, या ये लिख दिया कि 80 रुपए की कमी कर दो, तो कमी करके कितने में करोगे 720, 720 रुपए में इसको सेल कर देंगे। 56, टू लाइन्स AB and CD are intersect each other at point O. If AOC is 90 डिग्री then the find the value of COB. दो रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है, यदि AOC की मान 90 है तो COB का कितना होगा। एक बात बताइए, ये पूछा है कि इसका पूछा है ना, इसका आपको गिवन है और आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर कोई लाइन है, इस लाइन पे टोटल एंगल कितने का बनता है, जैसे ये आपका ये, तो इस लाइन पे टोटल एंगल कितने का बनेगा सर 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखिक कोण के युग्म क्या कहते हैं 180। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा सर 90, क्योंकि 180 माइनस 90 कर दो तो कितना आएगा सर 90 आएगा। ऐसा तो करोगे ना इस लाइन पे, क्योंकि पूरा इस लाइन पे तो बन रहा है ना, पूरा एक लाइन पे एंगल बन रहा है, एक लाइन पे बन रहा है, तो क्या होगा सर ये भी 90, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसका कितना रहेगा सर COB, क्योंकि एक्चुअल में COB कौन सा है, ये वाला आपका COB, हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये आपका
O और B आपका ये वाला एंगल है, तो ये इसी लाइन पे बन रहा है, तो इस लाइन पे बन रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 90 या 90। हाँ, अगर आपसे ये पूछ लेता तो कितना होता, शीर्षाभिमुख वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये 90 रहेगा। आपसे ये पूछता तो इधर वाला आ जाता, तो ये भी 90 और ये भी 90, तो चारों तरफ 90 90 90 90 इसके एंगल बन रहे हैं। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 56। 57, the perimeter of two squares is 24 and 32 meter respectively. What will be the perimeter of a square whose area is equal to the sum of area of these two squares? दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर और 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। एक अच्छा क्वेश्चन जिसे आप कर सकते हो। देखो सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले आपके पास में दो स्क्वायर है, ठीक है, ये रहा मेरे पास एक स्क्वायर और एक मेरे पास ये स्क्वायर रहा, ठीक है, ये मेरे पास दो स्क्वायर हैं, तो इसको मैं कह सकता हूँ स्क्वायर 1 और इसको कह सकता हूँ स्क्वायर 2। मेरे पास इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर मेरे पास कितना है 24 मीटर है, और इसको मैं थोड़ा सा उधर कर लेता हूँ ताकि इसको मैं सोल्व कर सकूँ। और मेरे पास एक पेरीमीटर दिया हुआ सर इसका, इधर वाले का, इसका मेरे पास पेरीमीटर कितना है, इसका मैं 1 कर लूँ और इसका मैं 2 कर लेता हूँ, इसका मेरे पास कितना है 32 मीटर 32 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड 1, तो ये 24 और साइड 1 कितनी आ जाएगी 24/4, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो साइड 1 या भुजा 1 तो आपके पास में कितनी है 6 मीटर। साइड 2 4 मल्टीप्लाई साइड 2 तो कितना आ गया 32 और साइड 2 कितनी आ जाएगी 32/4, तो कितना आ जाएगा 8 मीटर। तो हमने दोनों की भुजा याद कर ली है। भुजा क्यों की निकाली है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके आगे सुनना। दोनों की साइड फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे स्क्वायर का पेरीमीटर बताओ, यानी कि अब आपके पास में एक नया स्क्वायर आपने बनाया, स्क्वायर नंबर 3, इसका आपको पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर के लिए आपको क्या चाहिए सर, 4 मल्टीप्लाई साइड 3, भुजा 3 चाहिए। नहीं सर, वो मेरे पास अभी नहीं है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कह रहा है कि साइड 3 का जो ये स्क्वायर नंबर 3 का आपका जो एरिया है ना, एरिया वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ द सम ऑफ एरिया ऑफ दीज टू स्क्वायर्स, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि स्क्वायर 1 का एरिया और स्क्वायर 2 का एरिया इन दोनों के एरिया के सम या योग के बराबर है। तो दोनों का एरिया निकाल लो। इसका क्या हो जाएगा, साइड 3 का स्क्वायर, ऐसा तो करोगे ना, साइड 3 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है। उसका करोगे तो 6 का स्क्वायर प्लस इसका 8 का स्क्वायर, ये रहेगा। ये कितना आएगा 36 और ये कितना आएगा आपके पास में 64, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 100, और जब इसका स्क्वायर हटा दोगे ये, तो आपका कितना हो जाएगा √100, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर या 10 मीटर। तो इसकी भुजा कितनी आ चुकी है 10 मीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना रहेगा 4 मल्टीप्लाई 10, तो आपका कितना रहेगा सर 40 मीटर या 40 मीटर। ये कह सकते हो कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए हुए, तो ये आपका थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दे दिया, इसलिए इसका कितना आएगा 40 मीटर। बल्कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, ये एरिया पेरीमीटर का अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना, क्षेत्रफल और परिमाप का काम करना है। कि पहले दोनों का पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर से इसकी साइड फाइंड आउट की, इसकी साइड फाइंड आउट की, इसकी भी भुजा निकाली, इसकी भी भुजा निकाली। उसके बाद में क्या कहा कि इसका जो स्क्वायर नंबर 3 या जो बड़ा वाला जो तीसरा स्क्वायर है, तीसरा वर्ग है, उसका एरिया क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हमने दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकाला तो 100 आया, 100 आया। उसको हमने साइड के बराबर रखी तो स्क्वायर हटाया तो 100, और आपका इसकी भुजा कितनी आएगी 10 मीटर। जब इसकी भुजा 10 मीटर आ गई तो इसका परिमाप कितना हो गया 40 मीटर या 40 मीटर आपका इसका पेरीमीटर या परिमाप रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन द गिवन फिगर इज 400 स्क्वायर मीटर, इज 400 स्क्वायर मीटर, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। दी गई आकृति में वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी है, 400 वर्ग सेमी। इस सेमी की जगह शायद इसमें मीटर क्या हुआ ना, इसमें भी सेमी कर लो, क्योंकि आंसर आपका किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सारे आपको ट्राइंगल्स इक्वल इक्वल दिखाई दे रहे हैं ना, सारे ट्राइंगल्स क्या हो रहे हैं सर, यहाँ से इक्वल इक्वल है, यानी कि सबका इक्वल इक्वल एरिया है, ठीक है। टोटल कितने ट्राइंगल्स है सर, इसमें 8 ट्राइंगल्स है। कितने हैं, 8 ट्राइंगल्स है, कुल 8 इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। अब एक बात बताइए, टोटल एरिया कितना है 400 स्क्वायर में सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल इसमें 8 ट्राइंगल्स है, तो एक का कितना रहेगा, अगर मैं एक की बात करूं तो इसमें कितना आ जाएगा सर 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर 50 वर्ग सेमी क्या रहेगा सर, एक का एरिया रहेगा। तो 50 स्क्वायर सेंटीमीटर या 50 वर्ग सेमी इसका एक ट्राइंगल का यहाँ से क्षेत्रफल रहेगा, क्योंकि सब इक्वल इक्वल है। आसान क्वेश्चन था ये, तो आप सीधा कह सकते हो कि सर यूनिटरी मेथड की तरह काम हो रहा है कि टोटल आपका 400 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका 8 है, तो टोटल 8 में डिवाइड कर दो सबको, तो कितना मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्चुअल में आपका एरिया पेरीमीटर का क्वेश्चन है ही नहीं,
कुछ क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर स्क्वायर का ये ट्राइंगल का एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। अरे ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, क्यों लगाओगे भाई, सिंपल सी बात है, टोटल 400 है, ऐसे समझ लो ना, स्क्वायर मीटर छोड़ ही दो, आप तो ऐसे समझ लो कि ये टोटल 400 है, ऐसे समझ लो कि टोटल 400 आपके पास में इस तरह से स्क्वायर मीटर मान लो, और ये टोटल एक इसमें से आपने 8 पार्ट्स छोटे छोटे कट कर लिए, तो सबको कितना कितना मिलेगा, 50-50 मिलेगा सबको, तो 50-50 सबको इक्वल मिल जाएगा। 8 पार्ट से तो आपने कट किया ना इक्वल, बस वही तो क्वेश्चन था। एक्चुअली में एरिया पिरामीटर का क्वेश्चन था ही नहीं, स्क्वायर मीटर लगाने से आपको केवल कंफ्यूज कर दिया इसमें। इस क्वेश्चन में केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, बाकी क्वेश्चन बेहद आसान है कि टोटल 8 इक्वल पार्ट्स है, तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो सबको कितना मिल जाएगा, 50 स्क्वायर 50 स्क्वायर 50 स्क्वायर 50 स्क्वायर 50 स्क्वायर। एक अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जहां कंफ्यूजन करने के लिए केवल और केवल स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया। 59. The volume of a cuboid is 36,000 liters and its breadth and height are 3 meter and 4 meter respectively. What is its height? height नहीं, यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर क्या है, लेंथ। एक घनाभ का आयतन 36 लीटर है, 36 लीटर नहीं सर, 36,000 लीटर है। कितना है, 36,000 लीटर है, तथा उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः है 3 मीटर तथा 4 मीटर है। क्रमशः कितनी है सर, 3 मीटर तथा 4 मीटर है। उसकी लंबाई क्या है, तो 20 नहीं 2, इसको ये कर लीजिए। अब देखो सर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका वॉल्यूम या आयतन कितना है। सबसे पहले क्यूबॉइड है ना, पहले तो एक काम करते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं। पहले तो क्या बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं। ये लीजिए सर, हमने एक क्यूबॉइड यहाँ से ड्रॉ कर लिया, एक रेक्टेंगल, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाया, और ये हमने क्यूबॉइड बना दिया। अब ये क्या कह रहा है कि इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम या आयतन जो है ना, वो आयतन कितना है सर, 36,000 लीटर, 36,000 लीटर है, याद रखिएगा लीटर है। तो लीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि ये सब कुछ मीटर में दिया हुआ ना। तो लीटर अगर मीटर में जाएगा तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। तो इसको अगर लीटर से मीटर क्यूब में जाऊंगा तो क्या करूंगा, 36,000 में मैं 1000 का डिवाइड कर देता हूं, तो ये आपका किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 36 मीटर क्यूब, 36 घन मीटर आपका आंसर रहेगा, ये इसका वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा 36 मीटर क्यूब। और ये आपका कितना आ गया 3, लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है ना, लंबाई तो आपको फाइंड आउट करनी है। ब्रीथ और हाइट आपको दी हुई 3 × 4 36, 3 4 12, उधर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 36/12, तो कितना आ गया 3 मीटर या 3 मीटर आपकी यहाँ से क्या रहेगी सर, यहाँ से लेंथ रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहे, कौन सा रहेगा सर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि देखो सबसे पहले आपके पास में जो वॉल्यूम था वो लीटर में गिवन था, लेकिन जो आपके डायमेंशंस हैं या आपकी विमाएं वो आपकी मीटर में है, तो सबसे पहले लीटर को मीटर क्यूब में लाना होगा। और आपको एक रिलेशन पता है कि 1 मीटर क्यूब 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर 1000 लीटर होता है। इसलिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया, तो आपका कितना आ गया 36 मीटर क्यूब। अब आपको ये इसके इक्वल में रखा और रखते ही आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सर 3 मीटर या 3 मीटर सर आपकी क्या रहेगी, इसकी भुजा या इसकी साइड आपकी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न संख्या 60 को देखिए। द नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक इन सोल, यानी कि अलग अलग दिनों में बेचे गए ये कुल बल्बों की संख्या है। तो इसका मीन्स कितना है, 2 बल्ब, यानी कि 2 बल्ब है। ठीक है। इफ 9 बल्ब्स कैन बी केप्ट इन ए बिग कार्टून, यानी ये बड़ा सा आपके पास में कार्टून है, ऐसा ना, ऐसा आपके पास में मान लीजिए एक बड़ा सा आपके पास में कार्टून है, और उस कार्टून में आप कितने बल्ब रख सकते हो, उस कार्टून में आप 9 बल्ब रख सकते हो। कितने बल्ब रख सकते हो, 9 बल्ब उसमें रखे जा सकते हैं। सो हाउ मेनी कार्टून्स विल बी नीडेड टू होल्ड ऑल द बल्ब्स सोल्ड इन ए वीक। यदि एक बड़े कार्टून में 9 बल्ब आप रख सकते हो, तो सप्ताह में बेचे गए सभी बल्बों को रखने के लिए कितने कार्टून की आवश्यकता होगी। तो पहले तो ये पता करो कि टोटल बल्ब्स कितने हैं, सबको काउंट करके सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक साथ ही कर दूं, है ना, या फिर 1 2 3 4 5 6, तो ये तो कितना हो गया 6 × 2, तो कितना हो गया 12 बल्ब्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरे पास कितना 8 × 2, तो कितना आ जाएगा 16 बल्ब, ये 16, ये मेरे पास 12। 1 2 3 4, तो इसका कितना आ गया व्यंजन या बुधवार का, 4 × 2 तो 8, आंसर भेज दीजिए अपना। 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास कितना आ गया 5 × 2, तो कितना हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 3 and 3 6 1 7, तो 7 × 2 तो कितना आ गया सर 14। ये आपके पास में 3 3 6 और 2 9, तो कितना आ जाएगा 9 × 2 तो कितना आ गया 18। चलिए सबको प्लस कर लीजिए, 12 16 8 10 14 and 18, प्लस करो 8 and 4 12, 12 and 8 20, 20 and 6 आपका 26, एंड ये कितना आ जाएगा 28। 2 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया 78।
तो सर मेरे पास टोटल 78 बल्ब्स है, कुल मेरे पास 78 बल्ब है। मेरे को एक कार्टून में मैं 9 बल्ब रख सकता हूँ। एक कार्टून में कितने रख सकता हूँ? 9। तो लगभग लगभग तो कितना हो जाएगा? 9 8 जा 72 होता है और 9 9 जा 81 होता है। तो देखो 9 8 जा 72 होता है और 9 9 जा 81 होता है। तो ये तो ज्यादा हो गया ना, ये तो ज्यादा हो गया। लेकिन आपको ये पता है कि 8 कार्टून्स तो पूरे बढ़ जाएंगे, 8 कार्टून्स तो क्या हो जाएंगे? फुल हो जाएंगे। 8 कार्टून तो पूरे पूरे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में मेरे पास 6 बल्ब्स और रह जाएंगे। मेरे पास क्या हो जाएंगे? 6 बल्ब्स और रह जाएंगे। तो उसको मुझे किस कार्टून में रखना पड़ेगा? 9 नंबर वाले कार्टून में तो रखना पड़ेगा ना। खाली रह जाएगी वो अलग बात है, लेकिन 9 नंबर कार्टून में तो रखना पड़ेगा ना। मुझे बताओ 8 कार्टून्स में कहीं भी रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि 8 कार्टून्स तो पूरे हो चुके हैं, 72 पर ही पूरे हो चुके हैं 8 कार्टून्स। तो अब आपके पास में जो 6 बल्ब्स रिमेनिंग रह गए 78 में से, 78 में से जो 6 बल्ब्स है वो कहां रखोगे? सर 9 नंबर वाले कार्टून में रखेंगे। ये थोड़ी लिखा कि पूरा बढ़ना जरूरी है, ये तो लिखा ही नहीं ना कि कितने जरूरी है। तो हम जो आपके पास में 6 बल्ब्स रिमेनिंग रह जाएंगे, आप बताओ कि आप मान लीजिए आप शॉपकीपर हो, आप दुकानदार हो, आपको 78 बल्ब आपको भेजने किसी को, और एक कार्टून में आप केवल 9 बल्ब रख सकते हो, 9 बल्ब रख सकते हो। तो 78 कितने में रखोगे? 8 में रख दोगे। फिर वो 6 बल्ब कहां रखोगे? तो सिंपल सी बात है, 6 बल्ब को 9 नंबर वाले कार्टून में रख देंगे। ऊपर से क्या हो जाएगा? खाली रह जाएगा। तो आपके टोटल कार्टून्स की कितनी नीड होगी? सर यहाँ से 9 कार्टून्स की आपको कुल रिक्वायरमेंट होगी, कुल 9 कार्टून की आपको जरूरत होगी। तो ये सर आपका कितना आ जाएगा? 78 कार्टून। शायद मेरे को लगता है कि यहाँ हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 6 आना चाहिए था। 8 और 4 12, 12 8 आपके कितना हो जाएगा? 20, 26 और 2 आपका कितना आ जाएगा? 28। एक मिनट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 टू 78। ठीक है, सही है। ओके गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हो चुका। ओके, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी अरिथमेटिक कंप्लीट हो चुका आपका। फटाफट से स्कोर बताइए, 60 में से आपका कितना स्कोर रहता है। अब हम चलते हैं हमारे लैंग्वेज एबिलिटी की ओर, जिसे हम कहते हैं भाषा परीक्षण, और इसके अंदर दोनों में रहेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम में रहेंगे और फिर आपका किस में रहेगा? हिंदी मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम साथ में चलते रहेंगे, दोनों के पैसेज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं केवल इंग्लिश या केवल हिंदी की पढ़ेंगी, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, फिर इंग्लिश फिर हिंदी। चलिए सर स्कोर बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के इस बार 60 आउट ऑफ 60 भी पहुंच गया, शानदार। कुछ के 58, ठीक है। हो सकता है कि ये मैथ्स में 1-2 नंबर कटे होंगे, वो अपना ध्यान रखिएगा। अभी भी थोड़ा सा समय है, उसको यूज करके अपना उस टॉपिक को थोड़ा सा और बेटर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पैसेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अडोल्फ हिटलर वॉज ए नाजी लीडर इन जर्मनी, यानी जर्मनी का नाजी लीडर था वो। ही वॉज बोर्न ऑन 20 अप्रैल 1889 इन ऑस्ट्रिया हंगरी, वो ऑस्ट्रिया हंगरी में उसका जन्म हुआ था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय ही वॉज ए पार्ट ऑफ बोरियन आर्मी, वह पार्ट ऑफ यानी वह किसका आर्मी का भाग था? वो बोरियन आर्मी का भाग था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड हिज पॉलिसीज लेड टू वॉर इन यूरोप एंड द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है? होलोकॉस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे जहां पर एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? होलोकॉस्ट कहा जाता है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड का मीन्स होता है वर्ल्ड वार सेकेंड के समय उसकी जो पॉलिसीज थी टू लेड वॉर इन यूरोप, जो पॉलिसीज लेड टू वॉर इन यूरोप, उसकी जो पॉलिसीज वो यूरोप में युद्ध को बढ़ावा दिया। एंड द होलोकास्ट, और जो होलोकास्ट को यानी कि एक साथ बहुत ज्यादा जो लोगों को मार देना, उस होलोकास्ट को उसकी पॉलिसीज ने बढ़ावा दिया। ही वाज द फ्यूरर ऑफ नाजी पार्टी, फ्यूरर का मतलब होता है शासक, फ्यूरर का मतलब शासक, जो बहुत बड़ा शासक होता है। ही वाज द फ्यूरर ऑफ द नाजी पार्टी, वह नाजी पार्टी का क्या था? फ्यूरर था, शासक था। फ्रॉम 29 जुलाई 1921 टू 30 जुलाई 1945 ही वाज डिवोटेड फैन ऑफ कॉमिक एक्टर चार्ली चैपलिन। डिवोटेड यानी कि डिवोटेड का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा जिस फैन हो जाए उसका, जैसे आप किसी का बहुत ज्यादा फैन हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो डिवोटेड फैन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पसंदीदा, जो उसका फैन होता है या समर्थक था। कॉमिक एक्टर यानी हंसाने वाला, चार्ली चैपलिन का आपने नाम सुना होगा। ही बिकेम द लीडर ऑफ जर्मनी, वह जर्मनी का लीडर था। ऑन 2 अगस्त 1934, 2 अगस्त 1934 को वह जर्मनी का लीडर बन गया। एंड रिमेन्ड टिल 30 अप्रैल 1945। ही डाइड ऑन 30 अप्रैल 1945 इन बर्लिन, और बर्लिन में उसकी मृत्यु हो गई थी 30 अप्रैल 1945। व्हेन अडोल्फ हिटलर बिकेम द लीडर ऑफ जर्मनी, जर्मनी का लीडर कब बना था? 1934। इन विच कंट्री अडोल्फ हिटलर वाज बोर्न? ऑस्ट्रिया हंगरी। अपना आंसर भी भेज दे रही है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड हिज पॉलिसीज लेड टू वॉर इन यूरोप एंड
द होलोकास्ट, यूरोप एंड होलोकास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी। ऑन विच डेट अडोल्फ हिटलर वॉज डाइड, अडोल्फ हिटलर का बाद 30 अप्रैल 1945, यहाँ पर डेट पूछी है तो दैट इज 30 अप्रैल रहेगा। What is the meaning of फ्यूरर, फ्यूरर का मतलब क्या होता है, फ्यूरर मतलब शासक, रूलर वो भी होता है, लीडर भी होता है, स्ट्रॉन्ग मैन ये भी रहेगा। तो ऑल ऑफ दीज इसके क्या रहेंगे सर, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि फ्यूरर का मतलब शासक, तो वही आपका स्ट्रॉन्ग होता है, वहां का जो मुखिया होता है, सबसे जो ताकतवर होता है। रूलर का मतलब होता है शासक, लीडर का मतलब जो लीड करने वाला, वो भी एक तरह का फ्यूरर ही होता है, जो अपना शासक होता है वो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अडोल्फ हिटलर जर्मनी में नाजी नेता थे। उनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह बाउरिन सेना का हिस्सा थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी नीतियों के कारण यूरोप में युद्ध और नरसंहार, जो होलोकास्ट था ना, होलोकास्ट का मतलब होता है नरसंहार, और नरसंहार का क्या होता है, नरसंहार का मीनिंग होता है कि एक साथ कई जगह पे बहुत ज्यादा लोगों को मार देना, उसे नरसंहार कहते हैं। वह 29 जुलाई 1921 से 30 अप्रैल 1945 तक नाजी पार्टी के फ्यूरर थे। फ्यूरर का मतलब होता है जो एक वहां का जो मेन, उस नाजी पूरी पार्टी का जो मेन होता है शासक होता है। वह हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन के समर्पित प्रशंसक थे। समर्पित का मतलब होता है बहुत ज्यादा जिसके प्रशंसक हो। वह 2 अगस्त 1934 को जर्मनी के नेता बने और 30 अप्रैल 1945 तक रहे। 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में उनकी मृत्यु हो गई थी। अडोल्फ हिटलर जर्मनी के नेता कब बने थे, जर्मनी के नेता बने थे सर 1934 में। हिटलर का जन्म कब हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी नीतियों के कारण युद्ध और नरसंहार हुआ था। क्या हुआ था, युद्ध और नरसंहार हुआ था, तो ए और बी दोनों रहेगा। अडोल्फ हिटलर की मृत्यु किस तिथि को हुई थी सर, ये 30 अप्रैल को हुई थी। फ्यूरर का अर्थ क्या होता है, शासक, नेता, मजबूत आदमी, या फिर जो मजबूत आदमी वही होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। मजबूत आदमी का मतलब होता है जो शासक होता है, एक मजबूत होता है। पैसेज नंबर 2, छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड इज लोकेटेड इन ईस्ट सेंट्रल इंडिया। ईस्ट सेंट्रल इंडिया का मतलब होता है ईस्ट सेंट्रल इंडिया में है। छत्तीसगढ़ इज द 9th लार्जेस्ट स्टेट विद एन एरिया ऑफ 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर। छत्तीसगढ़ was formed on 1st November 2000. Earlier it was part of Madhya Pradesh. Chhattisgarh borders the states of UP in the north, Jharkhand in the northeast, Madhya Pradesh in northwest, Maharashtra in southwest, Telangana and Andhra Pradesh in south and Odisha in the southeast. The capital city of state is Raipur. छत्तीसगढ़ इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा लार्जेस्ट स्टेट, दैट इज 9th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये लिखा हुआ 9th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल यहां से क्या है सर, रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। इन विच ईयर छत्तीसगढ़ वाज फॉर्म्ड, दैट इज 2000 में बना था। महाराष्ट्र लाइज इन द पार्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र किस पार्ट में इंडिया के सर, इंडिया के किस पार्ट में महाराष्ट्र, थोड़ा ध्यान होना चाहिए इंडिया के मैप के बारे में भी। यहाँ ना महाराष्ट्र कहां पर, इस जगह पे है महाराष्ट्र। तो साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट इधर है, साउथ में नहीं सर, साउथ में नहीं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट इधर नहीं है, साउथ वेस्ट, हाँ साउथ और वेस्ट के अंदर है, साउथ और वेस्ट के अंदर है। तो आपका कौन सा हो जाएगा सर, साउथ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ पार्ट ऑफ किसका पार्ट था सर, मध्य प्रदेश का। छत्तीसगढ़ किसका पार्ट था, मध्य प्रदेश का था। आगे बढ़ते, छत्तीसगढ़ भारत के 28 राज्यों में से एक है। पूर्व और पूर्व मध्य भारत में स्थित है। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ छत्तीसगढ़ भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। पहले यह मध्य प्रदेश का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश से, उत्तर पूर्व में झारखंड से, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व में ओडिशा से लगती है। राज्य की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, 9वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ का गठन किस वर्ष हुआ था, 2000 में हुआ था। महाराष्ट्र भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यहाँ पर है ना दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। गुरु अर्जन देव जी, मैसेज नंबर 3, गुरु अर्जन देव जी वॉज द 5th गुरु ऑफ सिक्स। He was born in April 1563 in Govindwal Sahib. His father's name was Guru Randas and mother's name was Bhaniji. Guru Hargobind Sahib Ji was his son and he was the 6th Guruj. He was married to Mata Ganga Ji in 1589. He was a great poet, thinker and sant. He was arrested by Mughal Emperor Jahangir and tortured for 3 days. यानी 3 डेज तक उनको टॉर्चर किया गया था। गुरु अर्जन देव जी कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ। गुरु अर्जन देव जी
कंपाइल्ड, देखो ये क्या, गुरु हरगोविंद साहिब जी हिज सन, यानी उनके सन थे, एंड ही वाज सिक्स्थ गुरु। अभी जो ही वाज सिक्स्थ गुरु नहीं, हरगोविंद के लिए कहा गया, हरगोविंद साहिब जी के लिए कहा गया, ये भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं, ये लाइन अलग अलग कर दी गई है। इसमें लिखा है कि गुरु हरगोविंद साहिब जी तो उनके सन थे और सिक्स्थ गुरु थे उनके, फिर ये लाइन वापस अलग हो जाती है। गुरु अर्जन देव जी कंपाइल्ड, कंपाइल्ड का मतलब होता है संकलन करना है, बहुत सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करना। आदि ग्रंथ द सिक्स्थ स्क्रिप्चर कंटेनिंग द राइटिंग ऑफ ऑल द गुरुज अप अंटिल देयर टाइम, यानी कि उस समय तक जितने भी गुरुज के जो स्क्रिप्चर थे, उनके जो द्वारा दिए गए थे, उन सबको राइटिंग उसके अंदर किया गया था। गुरु अर्जन देव जी ने एक आदि ग्रंथ लिखा था जिसमें 6 स्क्रिप्चर, आदि ग्रंथ द 6 स्क्रिप्चर उन्होंने लिखा था, जिसके अंदर जितने भी वहां अब तक के गुरु थे उस समय तक के, उनके सारे जो भी उन्होंने उपदेश दिए थे उनको लिखा गया था। गुरु अर्जन देव जी टॉर्चर्ड फॉर डेज बाय एम्परर जहांगीर, 3 डेज, कितने डेज तक, 3 डेज। What was the name of गुरु अर्जन देव जी सन, गुरु अर्जन देव जी के सन का क्या नाम था, गुरु हरगोविंद साहिब, गुरु हरगोविंद साहिब। Who compiled आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ को किसने किया था, सर गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था। गुरु हरगोविंद साहिब जी गुरुज ऑफ द 6, कौन से थे, 5th गुरु थे, कौन से थे सर, 5th गुरु, सॉरी 6th गुरु थे, कौन से थे, 5th तो ये थे, और 6th गुरु थे गुरु हरगोविंद साहिब जी, देखो ये लिखा हुआ, गुरु हरगोविंद साहिब जी, गुरु हरगोविंद साहिब जी वाज हिज सन एंड वाज द 6th गुरु, 6 गुरु थे, और ये 5th तो कौन थे, 5th तो आपके ये थे, आपके ये अर्जन देव जी वाज द 5th गुरुज ऑफ 6 एंड हरगोविंद साहिब जी इज द 6th गुरुज, तो कौन से थे सर, 6th गुरु थे, छठे। प्लूरल ऑफ सन्स, सन का प्लूरल क्या होता है, सन का प्लूरल होता है सर सन्स, सन का प्लूरल क्या होता है आपके पास में, सन्स होता है। गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। उनका जन्म अप्रैल 1563 में गोविंदवाल साहब में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरु रणदास और माता का नाम भानी जी था। गुरु हरगोविंद साहिब जी उनके पुत्र थे और वे सिखों के 6ठे गुरु थे। उनका विवाह 1589 में माता गंगा जी से हुआ था हरगोविंद साहिब का। वे एक महान कवि, विचारक और संत थे। उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने गिरफ्तार कर लिया और 3 दिनों तक यात्राएं दी। गुरु अर्जन देव जी ने सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया, जिसमें उस समय तक के सभी गुरु की रचनाएं शामिल थी। गुरु अर्जन देव जी को सम्राट जहांगीर के द्वारा यात्रा दी गई 3 दिन। अर्जन देव जी के पुत्र का क्या नाम था, हरगोविंद साहिब जी। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, अर्जन देव जी ने। हरगोविंद साहिब जी सिखों के कौन से गुरु थे, सर 6वें गुरु थे, 6ठे। पुत्र का बहुवचन क्या होता है, याद रखना, पुत्र का बहुवचन पुत्र ही होता है। पुत्र का बहुवचन क्या होता है सर, यहाँ से पुत्र ही पुत्र का बहुवचन होता है। कुछ देखो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन भी होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पुत्र, तो अगर बहुत सारे पुत्र होंगे उनको भी आप क्या कहोगे, पुत्र ही कहोगे ना। तो पुत्र का बहुवचन पुत्र ही होता है, बहुत सारे पुत्र नहीं, पुत्र का बहुवचन पुत्र ही होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखो, पुत्र का पुत्र होता है। अगर मैं इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सेम वह का वही रहता है, जैसा होता है। जैसे अगर हम लिखेंगे पुत्र तो पुत्र ही लिखेंगे। उसके 5 पुत्र है। अब देखो, 5 पुत्र है, 1 पुत्र है, तो आपने बहुवचन में कोई चेंज नहीं किया ना, 1 से 5 हो, लेकिन पुत्र का पुत्र ही रहेगा। तो पुत्र का बहुवचन हमेशा पुत्र ही होता है। ऐसे कुछ हिंदी में शब्द होते हैं जिनका बहुवचन सेम वही बहुवचन रहता है। आप ऐसे ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ ना बहुवचन में, तो बोल के देख लिया करो। जैसे 1 पुत्र 5 पुत्र, क्या मैं कभी आपने सुना उसके 5 पुत्रों है, 5 पुत्र है, तो इसका मतलब कि सर बहुवचन में कोई चेंज नहीं हो रहा। बहुवचन करते समय इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ओके, पैसेज नंबर 4, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क इज in the state of Gujarat. It has an area about 1412 square kilometer. It is famous for Asiatic lions. Asiatic lions. Asiatic lions are endangered species. Endangered species. This national park was established in 1965 to protect the Asiatic lions. यानी कि जो Asiatic lion को, और ये endangered species का मीन्स पता क्या होता है? Endangered species का मतलब होता है कि जो बहुत ही जल्द खत्म होने वाली होती है, ऐसी स्पीशीज होती है endangered species, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा खतरे में है और वो बहुत ही जल्द वो खत्म होने वाली है। तो द नेशनल पार्क क्यों बनाया गया था कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एशियाटिक लॉयन को, यानी एशियाई शेर को। 8% अराउंड 600 एशियाटिक लॉयंस आर इन द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में 600 एशियाटिक लॉयन है, 8%। अदर देन द लॉयंस देयर आर मेनी एनिमल्स लाइक लियोपार्ड्स, हाइनाज, जेकाल्स, स्लॉथ बियर्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सभी उसके अंदर पाए जाते हैं। When was गिर नेशनल पार्क established in 1965? कब किया गया था सर? 1965 में इसको किया गया था। Why was गिर नेशनल पार्क फेमस? फेमस किसके लिए सर? एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, यानी एशियाई शेर के लिए फेमस है। 8% देयर आर एशियाटिक लॉयन, कितने सर? 600 एशियाटिक लॉयंस है। गिर नेशनल पार्क इज इन स्टेट गुजरात। स्पीसीज एंटोनियम, स्पीसीज का एंटोनियम क्या होता है? स्पीसीज का एंटोनियम होता है सर सेमनेस, यानी स्पीसीज का मतलब होता है विभिन्नताएं बहुत सारी, और सेमनेस का मतलब एक जैसी हो जाती है।
गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में राज्य में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर लुप्तप्राय प्रजाति, लुप्तप्राय का मतलब होता है बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1965 में एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए की गई थी। वर्तमान में इस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 600 एशियाई शेर है। शेरों के अलावा कई अन्य जानवर है जैसे तेंदुआ, लकड़बग्गा, सियार, स्लोथ, भालू, सरीसृप पक्षी आदि। गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। वर्तमान में यहाँ पर 600 शेर है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिर्फ गुजरात में है। प्रजाति का विलोम शब्द क्या होता है? समानता। प्रजाति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? समानता, विविधता, एक रूपता, और ये आपका सभी हो जाए विविध या एक रूपता। तो आप समानता मान लीजिए, प्रजाति का मतलब अलग अलग, और इसका क्या हो जाएगा? समानता। और इस तरह हमने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। फटाफट से अपना स्कोर बता दीजिए, 80 में से आपका कितना स्कोर रह रहा है और आपने कितने के आंसर सही किए हैं। और हाँ, इसके अलावा आपको 2 मैराथन क्लासेस आपको मिल जाएगी, एक इसकी मेंटल एबिलिटी की, तो वो आपको मैराथन क्लासेस 500 क्वेश्चंस की आपको मिल जाए तो ठीक है, हमारे उसमें जाना। इसमें ई परीक्षा या ये जो अपना यूट्यूब है ना, यूट्यूब के ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाना, और वहां से आप उसके अंदर ये लिख दें अपने जो वीडियोज है ना, वीडियोज के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको मैराथन मिल जाएगी, है ना। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, आपको वहां भी आपको मैराथन मिल जाएगी। दोनों मैराथन आपको 1000 क्वेश्चंस की, 1000 मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस की मैराथन मिलेगी 2 पार्ट में, 500 में। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप इस नंबर पे आप मैसेज करके जुड़ सकते हो, ठीक है। और अपना नेम और स्टेट भेज दीजिए, आपको हम यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आपको और भी बहुत सारी आपकी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिएगा, आप ऐसा यूट्यूब में सर्च कीजिएगा ना, यूट्यूब में एक नाम सर्च कर लीजिएगा, ये जो हमारा यूट्यूब है ना, ई परीक्षा नवोदय क्लासेस, को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, या वीडियोज में मिल जाएगा। या फिर जो आपका यूट्यूब का जो सर्च बटन है ना, उसमें लिखिएगा ई परीक्षा मेंटल एबिलिटी मैराथन, ई परीक्षा मेंटल एबिलिटी मैराथन, ई परीक्षा मेंटल एबिलिटी मैराथन लिखिएगा। आपको यहाँ से सारी क्लासेस, आपको दोनों क्लासेस आपको मिल जाएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट मिल जाएंगे। आप ये सर्च कीजिएगा ई परीक्षा मेंटल एबिलिटी मैराथन, आप लिखिएगा, आपको दोनों मैराथन आपको मिल जाएगी। ई परीक्षा मेंटल एबिलिटी मैराथन जरूर लिखिएगा, ठीक है। आप इससे मैराथन देख लीजिएगा, दोनों मैराथन आप कंप्लीट कीजिएगा, और ये आपका वीडियोज में मिल जाएगा, या आप सर्च कर लीजिए। ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप ये सर्च कर लीजिएगा, ई परीक्षा मेंटल एबिलिटी मैराथन सर्च करके आप ये देख लीजिएगा। और इसके अलावा हमारा जो नवोदय क्विज PDF है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ भी आपको वो क्विज PDF वीडियो सारे मिल जाएंगे। और इसके साथ में आपका पेपर अच्छे से करना है, सारे पेपर्स आपको करवा दिए हैं, 10 पेपर्स, टोटल 200 क्वेश्चन है इसके अंदर मैथ्स के। उन मैथ्स के क्वेश्चंस को एक बार वापस से रिवीजन कर लीजिएगा, सारी का स्पीड बढ़ाकर, और आपसे फिर मुलाकात करते हैं कुछ और मैटर के साथ में। तब तक आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। और इसके अलावा ई परीक्षा मेंटल एबिलिटी मैराथन को जरूर सर्च करके दोनों क्लासेस देख के जानी है, जिसके अंदर 1000 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर जाएंगे। थैंक यू।